All right. Bismillahirrahmanirrahim. So this is October-November 2022, 2022, paper 4-2, A-level physics. 100 मार्क्स का पेपर है, 2 आवर्स का आपके पास टाइम है, ठीक है। और हम बस शुरू से एंड तक लाइन से सॉल्व करते जाएंगे विदाउट एनी पॉज, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। पापा 1 मिनट होल्ड करना है बेटा। ऑल राइट, लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले वो आपसे कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, क्वेश्चन 1 के अंदर उसको डिफाइन कर दो। सो ग्रेविटेशनल फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं? अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर व्हाट हैपेंस। कैसे डिफाइन करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड को? अ रीजन ऑफ स्पेस वेयर व्हाट हैपेंस। Mass experiences of force. Exactly, where a mass experiences a force. So a region of space where mass experiences a force. अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो वहां पे चार्ज एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स, और अगर मैग्नेटिक फील्ड होती तो वहां पे आप करंट करंट कैरिंग वायर भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो मूविंग चार्ज एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स। बट एनीवेज अभी हम ग्रेविटेशनल फील्ड पे हैं तो उसी पे रहते हैं। स्फेरिकल प्लैनेट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट मास। पॉइंट मास वो होता है जिसकी फील्ड रेडियल होती है, ठीक है। ड्रॉ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस आउटसाइड द प्लैनेट। सिर्फ आउटसाइड लाइन बनानी टू रिप्रेजेंट द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू प्लैनेट। तो किस तरह की फील्ड लाइंस बनाते हैं आप रेडियल फील्ड पैटर्न बनाते हैं। एक लाइन यहाँ बन जाएगी, बिल्कुल इसके ऑपोजिट एक लाइन यहाँ बना लो, यहाँ एक लाइन बना लो, यहाँ एक लाइन बना लो, यूं बना लो एक लाइन, ऐसे एक लाइन बना लो, ऐसे बना लो एक लाइन, और एक लाइन यूं बना लो। तो ये आपका रेडियल फील्ड पैटर्न बन गया बेटा। समीन ये 2022 है, अक्टूबर नवंबर, और पेपर 4-2 है ये। अब इसके अंदर फील्ड लाइन के एरोज कहाँ पे होते हैं? ग्रेविटेशनल Inverse. फील्ड Attractive. एरोज आर ऑलवेज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द सेंटर। ओके, पार्ट B1 हो गया। A satellite is in circular orbit around the planet. Explain with reference to your answer in B1 why the path of the satellite is circular. Circular motion होने के लिए जरूरी ये है कि force perpendicular to velocity हो हमेशा, और force constant भी हो, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स होना जरूरी है। तो अब आपकी सैटेलाइट जब यहाँ पे होगी, सपोज करो द सैटेलाइट इज ओवर हियर एंड इट्स मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस पे फोर्स कैसे लगेगी? फोर्स सैटेलाइट पे यूं लगेगी अकॉर्डिंग टू द फील्ड। सैटेलाइट आपकी यहाँ पे आएगी, अगर उसकी वेलोसिटी यूं है तो उस पर फोर्स यूं लगेगी। सैटेलाइट यहाँ पे है, वेलोसिटी उसकी यूं है, फोर्स उसके परपेंडिकुलर ही रहेगी, और थ्रू आउट द मोशन यही होगा। तो हमें ये पता चल रहा है कि जो फोर्स है वो ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट है, राइट। द फोर्स ऑन द सैटेलाइट is always towards the center of the planet। जैसे मैंने बना के दिखाई, और ये लाइन से पता चल रहा है, आप कहते हो कि लाइन शो कर रही है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या है कि हमारी जो फोर्स और वेलोसिटी है वो हमेशा परपेंडिकुलर रहती है, राइट। सो हम ये भी लिख देंगे द वेलोसिटी एंड फोर्स एंड हेंस एक्सेलरेशन भी लिख दो बाय द वे, ठीक है। चलो एक्सेलरेशन के बाद में लिखते हैं पॉइंट। फोर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ठीक है। एंड इसकी वजह से क्या होगा? दिस कॉजेस एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर। टूवर्ड्स द सेंटर को आप सेंट्रीपिटल भी लिख सकते हो, एक ही बात है। दिस कॉजेस एक्सेलरेशन टूवर्ड्स द सेंटर
और जो भी चीज टूवर्ड्स द सेंटर एक्सेलरेट कर रही होती है वो सर्कुलर मोशन में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन के बेसिक कंडीशंस हैं एसेंशियली, और वो सर्कुलर मोशन में क्यों है यही पूछ रहे हैं। तो आपने बेसिक कंडीशंस जो सर्कुलर मोशन की हैं वो पॉइंट आउट कर दी। क्या? फोर्स और वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए और एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होनी चाहिए, या फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है तो मतलब रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है तो एसेंशियली एक्सेलरेशन भी टुवर्ड्स द सेंटर है। लेकिन हमने फील्ड लाइंस को रेफर करके फिर ये बात की। ठीक है, तो इस तरह आपने एक्सप्लेन करना है। क्या कर रहे हैं आप? सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन की कंडीशंस को यहाँ पे रीस्टेट कर रहे हैं। ऑलराइट, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होती है सैटेलाइट। अब वो कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट रेस्ट्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर, रेडियस ऑफ द अर्थ इज दिस, डिटरमिन द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एम वी स्क्वायर ओवर आर से भी कर सकते हो, वी स्क्वायर ओवर आर से भी कर सकते हो, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर से भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब आप ये देखो कि आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है। वी स्क्वायर ओवर आर से भी हो जाएगा, लेकिन इसमें एक एडिशनल स्टेप है कि आपको वी फिगर आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको यूज कर लो। इसका फायदा ये रहेगा कि आपको अर्थ का क्योंकि पीरियड पता है, तो पीरियड से आप डायरेक्टली ओमेगा निकाल सकते हो और उससे ये क्विकली सॉल्व हो जाएगा। अब यू शुड नो कि ओमेगा क्या होता है इन टर्म्स ऑफ पीरियड। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी। यू शुड ऑल्सो नो कि अर्थ का पीरियड क्या है। अर्थ की रोटेशन का पीरियड आपको पता है क्या होता है? 24 आवर्स। उसको आप सेकंड्स में कन्वर्ट कर लोगे तो आप एक्सेलरेशन निकालोगे किस तरह? आर और ओमेगा स्क्वायर को जब आप यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ऐसा ही होगा। अब आप क्या करो कि यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो ऐसा यूनिट्स में और आपका आंसर आ जाएगा। तो रेडियस यहाँ पे डाल दो 6.4 टाइम्स 10⁶, 4 पाई स्क्वायर। स्क्रीन शेयरिंग थोड़ी सी आई गेस गड़बड़ कर रही है, एक मिनट रुको। केबल इज डूइंग अ लिटिल बिट। एक मिनट देना मुझे। ओके, कैन यू नाउ सी द स्क्रीन? स्क्रीन वापस नजर आ रही है? Yes, sir. ओके, क्या इशू है? 4 पाई स्क्वायर हो गया और अपॉन टी स्क्वायर करना है आपने। अब आपका जो टी स्क्वायर है वो होगा 24 आवर्स। और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? तो डायरेक्ट कर लो, या फिर 60 × 60 2 दफा कर लो, मिनट्स के बाद फिर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। उसको स्क्वायर करना मत भूलना। एंड दैट शुड गिव यू द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो आप ये कैलकुलेशन करो, क्या आंसर आएगा आपके पास? आपके पास 0.034 आंसर आएगा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। ठीक है, देखो सारा डेटा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आपको पता है, पीरियड भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में पता है, रेडियस भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में पता है, तो ऑब्वियसली आप अपना आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही दोगे। दैट्स व्हाई ऑल द आंसर्स इन मार्किंग स्कीम आर ऑलवेज राउंडेड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। Describe how two forces acting on an object give rise to centripetal acceleration. You may draw a diagram if you wish. यहाँ पे असल में जो फोकस है वो 2 फोर्सेस के ऊपर है। ठीक है, 2 फोर्सेस जो हैं वो कैसे क्या कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे सेंट्रिपिटल फोर्स जो है वो लगा सकती है। डिस्क्राइब हाउ द 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, और ये उसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है जो ऊपर आपके अर्थ के ऊपर है। ठीक है, जो अर्थ के ऊपर रखा हुआ है। सो लेट्स ड्रॉ द अर्थ। ये आपका अर्थ ड्रॉ हो गया, राइट? ये आपका अर्थ ड्रॉ कर लेते हैं हम, और हम अर्थ को ऐसी पोजीशन से देख रहे हैं कि हमें ये जो पार्ट है ना अर्थ का जो सर्कमफेरेंस नजर आ रहा है ये एग्जैक्टली इक्वेटर है। सो हाउ इज द अर्थ रोटेटिंग? अर्थ इज रोटेटिंग लाइक दिस। ठीक है, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है? ये रखा हुआ है, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इसको अर्थ के साथ टच कर देते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 फोर्सेस लग रही हैं। कौन कौन सी फोर्सेस हैं उनको आइडेंटिफाई करो। एक तो आपको पता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, इस पर कौन सी फोर्स लग रही है? इसका वेट। इसके अलावा और कौन सी फोर्स लग रही है? नॉर्मल नॉर्मल कॉन्टैक्ट। अब ये जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और जो वेट है इनका रिजल्टेंट कहाँ होना चाहिए? टुवर्ड्स द डाउनवर्ड सेंटर होना चाहिए। टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए। इसका मतलब है कि क्लियरली वेट को नॉर्मल एक्शन फोर्स मतलब इन दोनों का जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो टुवर्ड्स द सेंटर आएगा, एंड दैट विल कॉज द
ऑब्जेक्ट टू हैव अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब यही है कि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे बस मेंशन कर देंगे अगेन वही सर्कुलर मोशन के जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो कंडीशन है उसको मेंशन कर रहे थे। हम कहेंगे द रिजल्टेंट ऑफ वेट, आप टू फोर्सेस भी लिख सकते हो बिकॉज यू हैव ऑलरेडी आइडेंटिफाइड देम इन द डायग्राम, एंड नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स will be towards the center of the earth, causing a centripetal एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन के पीछे रीजन क्या होती है, हमेशा रिजल्टेंट फोर्स होती है। तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होनी है इसका मतलब है कि लाजमी रिजल्टेंट फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड गो टू क्वेश्चन नंबर 2। सो वो कह रहे हैं डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? दिस इज द एनर्जी, राइट, द एनर्जी या थर्मल एनर्जी कह लो, थर्मल एनर्जी या हीट कह लो बेशक। थर्मल एनर्जी नीडेड टू डू व्हाट? needed to raise the temperature, right? Need to raise the temperature of an object by 1 केल्विन लिख दो या 1 डिग्री सेल्सियस लिख दो, बाय यूनिट लिख दो, ठीक है। बट हम चलो वहाँ यहाँ पे 1 केल्विन लिख देते हैं, या 1 केल्विन लिख दो या फिर 1 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, ऑफ अ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस। वन यूनिट मास 1 ग्राम भी हो सकता है और 1 केजी भी हो सकता है। अगर आप पर केजी में लेंगे तो उसकी वैल्यू स्पेसिफिक कैपेसिटी की उसके हिसाब से होगी, अगर पर ग्राम में लेंगे तो उसकी वैल्यू उसके हिसाब से होगी। सो द एनर्जी नीडेड टू व्हाट? टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ यूनिट मास, हाँ सही, ऑफ अ सब्सटेंस। बस इस तरह लिख देते हैं। नाउ रीड इट अगेन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, इट शुड टोटली मेक सेंस, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। फिक्स्ड मास है हमारे पास, फिक्स्ड मास है वाटर का, बीकर का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इनिशियल टेम्परेचर इतना है। water is supplied with thermal energy E so that the temperature increases to 8. There is no net change in the volume. Okay, so no change in volume. That means कि कोई work done वगैरह नहीं हो रहा। वॉल्यूम में चेंज नहीं होता तो वर्क डन नहीं होता, ये बात याद है ना, राइट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, जरा जल्दी से रिमाइंड कराओ मुझे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी plus should be equal to some whatever work done on the substance or on the system plus work done on the system plus क्या है, heat added to the system। पॉजिटिव साइन के साथ तो ऑन द सिस्टम को अज्यूम किया जाएगा, और पॉजिटिव अगर क्यू है तो हीट एडेड टू द सिस्टम है। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव है फॉर सम रीजन तो वर्क डन बाय द सिस्टम है, मतलब वर्क डन की इंटरनल एनर्जी नीचे आनी चाहिए, रिड्यूस होनी चाहिए। और क्यू जो है अगर वो नेगेटिव होगा तो इसका मतलब हीट रिमूव हो रही है सिस्टम से। अब वो ये कह रहे हैं यूज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टू कंप्लीट टेबल 2.1 फॉर दिस प्रोसेस। तो वो कह रहे हैं जी थर्मल एनर्जी सप्लाइड टू द वाटर जो है वो प्लस ई है, मतलब उन्होंने क्यू को आपको बेसिकली प्लस ई बोल दिया है यहाँ पे, ठीक है। इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो कितनी होगी? ओके पहले वर्क डन डिसाइड कर लेना, वर्क डन कितना होगा वो आपने ऑलरेडी बता दिया, कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू भी क्या आनी चाहिए फिर? अगर इसकी वैल्यू ई है क्यू की तो इसकी वैल्यू भी प्लस ई आनी चाहिए ना। डज दैट मेक सेंस? तो बस यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है, यहाँ पे यही बात लिखनी है कि यार ये 0 होगा और ये हमारा सिंपली प्लस ई के बराबर आ जाएगा, राइट। अच्छा अब वो कह रहे हैं वाटर इज नाउ हीटेड, वाटर is now heated so that its temperature increases further by 8 डिग्री सेल्सियस। तो पहले 0 से 8 पे, अब 8 से 16 पे आया तो फाइनल टेम्परेचर अब 16 हो गया। दिस कॉजेज द वॉल्यूम टू इंक्रीज सो दैट वर्क इज डन। अब वो कह रहे हैं वर्क डन हो रहा है, पहले वर्क डन नहीं हो रहा था, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन हो रहा है। अच्छा अब आपने ये सोचना है कि वर्क डन बाय द सिस्टम है या वर्क डन ऑन द सिस्टम है, ठीक है। अज्यूम दैट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी
is same as in B1, तो change in internal energy उतनी ही है जितनी यहाँ पे थी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस ई, दोबारा से प्लस ई की एनर्जी इंक्रीज हो रही है. अगेन यूज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टू कंप्लीट द टेबल फॉर दिस प्रोसेस. नाउ वर्क डन बाय द सिस्टम है या ऑन द सिस्टम है, पहले तो ये बताओ. वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, सो यू शुड रिमेंबर कि कब माइनस साइन का प्लस साइन आता है. डब्ल्यू डालना है यहाँ पे, बट मुझे बताओ डब्ल्यू का साइन प्लस करो या माइनस. बाय द सिस्टम है, बाय द सिस्टम है तो माइनस साइन. सिस्टम वर्क कर रहा है तो वो खुद वर्क कर रहा है, इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए. दैट विल लीड टू अ नेगेटिव डब्ल्यू. ओके, उसके बाद कह रहे हैं कि इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो उन्होंने कहा ऑलरेडी प्लस ई ही है, वो उन्होंने कह दिया है कि यार यही होगी और इसमें कोई भी नहीं है, इसका कोई हल नहीं. उन्होंने पहले ही आपको बता दिया कि भाई इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज तो प्लस ई ही है, तो हमें तो वो डालना ही पड़ेगा, वो उन्होंने पहले ही बता दिया आपको. चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज द सेम एज इन B1, सो ये और ये यहाँ पे सेम रहेगा. अब यहाँ पे क्या डालना चाहिए? जी, क्या सिंपल फर्स्ट लॉ की इक्वेशन पे मैं अप्लाई कर लूँ? फर्स्ट लॉ की इक्वेशन यहाँ पे मैं ऐड कर लूँ. आपकी फर्स्ट लॉ की इक्वेशन ये लिखी हुई है, ये होता है इंटरनल एनर्जी का चेंज, वर्क डन प्लस क्यू. अब आपने एसेंशियली क्यू की वैल्यू फिगर आउट करनी है कि पॉजिटिव और नेगेटिव और डब्ल्यू और ई के टर्म्स में उसे लिखना है. आपको पता है कि ये है प्लस ई, आपको ये भी पता है कि ये है माइनस डब्ल्यू, प्लस क्यू यहाँ पे आएगा. क्यू को सब्जेक्ट बनाता हूँ अगर, तो ये बन जाता है ई प्लस डब्ल्यू. ई प्लस डब्ल्यू आ जाएगा. ये मेरे चेंज इन, ये मेरी थर्मल एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम के बराबर आ जाएगा. ठीक है, ओके, आगे चलते हैं बात. अब वो कह रहे हैं यूज द इंफॉर्मेशन इन बी, मतलब ये आपने जो दोनों पार्ट ऊपर सॉल्व किया एंड सजेस्ट विद द रीजन हाउ द एवरेज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर बिटवीन 8 to 16 कंपेयर्स विद द एवरेज वैल्यू बिटवीन 0 and 8. तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि क्या वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हर टेम्परेचर रेंज के लिए सेम है. हम अज्यूम कर सकते हैं, हम यूजली कैलकुलेशन में अज्यूम करते हैं कि टेम्परेचर में जितना भी टेम्परेचर राइज करे वाटर का, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, जो भी टेम्परेचर रेंज में आप वाटर को हीट कर रहे हो 100 तक, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट रहेगी. राइट, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप उसे कांस्टेंट रेट पे एनर्जी सप्लाई करो तो उसका जो टेम्परेचर है वो ऐसे कॉन्स्टेंटली राइज करेगा. बट यहाँ पे थोड़ी सी कहानी डिफरेंट है. इफ यू लुक एट द एविडेंस अबव तो इट सजेस्ट समथिंग एल्स. कह रहे हैं रियलिटी में थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. 0 से 8 वाली टेम्परेचर रेंज के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट है, और बाद में 8 से 16 डिग्री के लिए जो है आपको जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो आपकी डिफरेंट होगी. अब इट ऑल डिपेंड्स. देखो टेम्परेचर चेंज तो सेम है, टेम्परेचर चेंज तो 8 डिग्री का ही आ रहा है, +8 आपने करना है टेम्परेचर. बट थिंक अबाउट फॉर दैट टेम्परेचर चेंज, अच्छा मास भी वाटर का सेम है, पानी का मास भी सेम है, सब कुछ सेम है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, तो देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड किस चीज पे करती है कि आपको कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी. सो थिंक अबाउट दिस, दिस इज द फॉर्मूला, राइट, एम सी डेल्टा टी. लेट्स मेक सी योर सब्जेक्ट, so this becomes energy supplied and then m into delta t. अब देखो ये तो सेम है, ये भी सेम है, सॉरी ये सेम नहीं है भाई, ये सेम है और ये भी सेम है. लेकिन पहले पार्ट में जो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी वो सिर्फ इतनी थी, राइट. तो इंटरनल एनर्जी उतनी ही इंक्रीज हुई, मतलब इसके हिसाब से टेम्परेचर इंक्रीज होगा. लेकिन दूसरे वाले फेज में 8 से 16 डिग्री सेल्सियस वाले पार्ट में आपको एनर्जी जो हीट सप्लाई करनी जो पड़ी वो थोड़ी सी ज्यादा है. ई साथ में जो वर्क डन था उसके लिए भी आपको अकाउंट करना पड़ा, लेकिन इंटरनल एनर्जी में उतना ही इंक्रीज आया. इसका मतलब यू हैव टू सप्लाई मोर एनर्जी इन ऑर्डर टू गेट द सेम टेम्परेचर डिफरेंस. सो सेकेंड टाइम अराउंड यू नीड टू हैव मोर ऑफ दिस. This is more from 8 to 16 डिग्री सेल्सियस, which means के सेकेंड फेज में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, राइट. तो हम इस बात को क्लियरली मेंशन कर देते हैं, फ्रॉम 8 डिग्री सेल्सियस to 16 डिग्री सेल्सियस more heat is required
for same temperature change. So specific heat capacity पूरा लिखना, अब मैं C लिख रहा हूं, is more. ठीक है, ये बात आपने इस तरह लिखी, समझ में आ गई बात। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वेरिएशन वाले, कंपैरिजन वाले, आप एएस में भी ये बात नोट करते थे, ओ लेवल में भी यही बात चलती है, और ओ ए टू में भी यही बात अप्लाई होगी। द लास्ट पार्ट विच इज जनरली अबाउट कंपैरिजन और वेरिएशन और अफेक्ट ऑन अ सर्टेन वैल्यू, वो हमेशा किसी न किसी फॉर्मूला को देख के ही आती है। सो यू लुक एट द फॉर्मूला, यू डू एनालिटिकली इस फॉर्मूला को आप देखते हो कि अच्छा इसमें कौन सा वेरिएबल है जो फर्क होगा, अगर यहाँ पे Q ज्यादा होगा तो C भी ज्यादा होगा सेकंड फेज के लिए। और मैंने इस तरह उसको बेसिकली एल्जेब्रिकली जो है वो इक्वेशन को देखा, समझा कि ये वाला वेरिएबल बढ़ेगा तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ेगा, इस तरह मैंने उसे एनालाइज कर लिया। ओके, द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस कैन बी रिटन एज PV इज इक्वल टू NKT। दूसरा वर्जन इसका होता है, इसका दूसरा वर्जन होता है PV इज इक्वल टू NRT। अब उसमें नोटिस करोगे N छोटा वाला है और K की जगह R आ गया, बट हमें ये वाला जो फॉर्मूला है इसके अंदर सारे सिंबल्स को एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज दिस? प्रेशर, वॉल्यूम। अब बताओ छोटे एन और बड़े एन में क्या फर्क है? जब छोटा एन लिखते हैं तो वो क्या होता है, और ये जो बड़ा एन है ये क्या है? याद आ रहा है किसी को? Number of molecules, sir. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वेरी गुड। और जब छोटा एन होता है तो क्या होता है? The moles, sir. The number of नंबर ऑफ moles. मोल्स, एग्जैक्टली। अच्छा, के क्या है, कौन सा कांस्टेंट है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और जब आर होता है तो उसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। तो अभी फिलहाल तो हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिखेंगे, जिसकी एक वैल्यू फिक्स्ड है जो आपको पहले पेज से मिल जाती है। टी क्या है? टेम्परेचर लिख दूं तो काफी है या पूरी बात इसके अंदर कुछ और भी लिखना चाहिए साथ में? थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जो केल्विन में टेम्परेचर होता है उसका नाम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, नॉट जस्ट टेम्परेचर। गुड, ऑलराइट। टेम्परेचर इन केल्विन लिख दो तो आई गेस दे माइट एक्सेप्ट इट। मार्किंग स्कीम डजंट से सो, बट दे माइट जस्ट एक्सेप्ट द आंसर एनीवेज। सो यूज द इक्वेशन इन ए, use the equation in A वाली इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन को यूज करें to show that average translational kinetic energy of a molecule of an ideal gas is given by EK is equal to 3/2। अभी एक डेरिवेशन है जो हमने चैप्टर में पढ़ी थी और प्रॉपर पूरा लेक्चर इसके ऊपर एक किया था। सो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन तक आप कैसे आएंगे, काइनेटिक एनर्जी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इस बात को आपने समझना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, क्या करना पड़ेगा? एक और इक्वेशन है जो आपको याद होनी चाहिए साइड पे। वो कौन सी इक्वेशन है? एक तो PV इज इक्वल टू NKT है, एक और इक्वेशन होती है जो लेफ्ट साइड पे PV के इक्वल होती है, और वो आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है 1/3 NM, और यहाँ पे मीन स्क्वायर स्पीड आ जाती है। ये इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है, ये इक्वेशन भी हमारी डेरिवेशन हमने इसकी भी की थी, लेकिन अब इसकी 2 मार्क के लिए इसको भी डिराइव करके नहीं दिखाना है शुरू से, ठीक है? इतनी ख्वारी नहीं करेंगे कि हम वो जो ब्लॉक बनाया था, क्यूब बनाया था हमने, याद है? क्यूब के अंदर एक मॉलिक्यूल की इस तरह से x कंपोनेंट की वेलोसिटी ली थी, फिर उसका चेंज ऑफ मोमेंटम लिया था, फिर उससे फोर्स, और फिर उससे प्रेशर, और ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत लंबा किया था हमने, और उससे फिर हम यहाँ तक पहुंचे थे। ये वाली इक्वेशन जो है वो हम पहले तो डायरेक्ट लिखते हैं, तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को कंबाइन करके आप इसे शो कर सकते हो, ठीक है ना? अब इन दोनों की लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम हो सकती है, तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन की ये वाली राइट हैंड साइड और ये वाली राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दिया जाए, राइट? तो NKT और 1/3 NMC² को मैं इक्वेट कर देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ 1/3 NM मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू NKT। N और N को मैं काट देता हूँ। अब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी को मुझे सब्जेक्ट बनाना है किसी तरह, तो यहाँ पे मेरे पास MC² तो है, मुझे 1/2 MC² चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, इधर भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ, दूसरी साइड को भी 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, राइट? डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी? ये एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड पे हो जाएगी 1/2 N, सॉरी N तो है ही नहीं, अब N कट चुका है, M मीन स्क्वायर स्पीड
और इसमें 1/3 अलग से था, ठीक है, वो मैंने अलग से करके लिख दिया है, ओके। और राइट साइड पे क्या हो जाएगा, KT, और यहाँ पे भी 2 डिवाइड कर दिया। तो ये वाला जो 2 और 2 है, ये मैंने अभी खुद दोनों साइड पे ऐसे करके डिवाइड किया। अब मैं 3 को उधर ले जाता हूँ, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी NMC², और ये बन जाएगा 3/2 KT। अब ये जो लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन है, ये किस चीज़ की है? दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल, राइट। और ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसके साथ एवरेज का वर्ड क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि ये मीन स्क्वायर स्पीड है, यहाँ पे कोई एक्चुअल स्पीड नहीं है मॉलिक्यूल की। सो अब हम इसको कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये वाली जो लेफ्ट साइड है, ये मेरी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। और इसके साथ मैं बेसिकली अगर चाहूँ तो ये साइन लगा सकता हूँ, विच रिप्रेजेंट्स द एवरेज, विच रिप्रेजेंट्स द मीन। खैर, शो कर दिया हमने, राइट, हमने शो कर दिया। चलो, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मास ऑफ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज दिस। सिंगल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का ये मास है। Assume that oxygen behaves as an ideal gas. Use the equation in B. Which equation are they talking about? This is the equation in B. To determine the RMS speed of an oxygen molecule, और RMS speed को उन्होंने U का सिंबल असाइन किया at 23 डिग्री सेल्सियस। सो RMS स्पीड कैसे निकालेंगे? अब उन्होंने कहा कि ये वाली एक्सप्रेशन यूज करें, लेकिन खाली इस एक्सप्रेशन से तो आपका काम नहीं चलेगा। आप क्या करें कि आप ये वाली एक्सप्रेशन यूज करें, EK की जगह हाफ m मीन स्क्वायर स्पीड लिखें, तो ये आ जाएगा हाफ m मीन स्क्वायर स्पीड इज इक्वल टू 3/2 KT। एवरीथिंग एल्स इज गिवन टू यू, सो C² को सब्जेक्ट बना लो। पहले तो मीन स्क्वायर स्पीड निकालो, फिर उसका रूट निकाल लोगे तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो जाएगी। सो 2 और 2 यहाँ से काट दो, जरूरत नहीं है। आपके पास आ जाएगा 3। वैसे ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट भी मैंने नोट्स में दिया हुआ है, क्या कहते हैं 3 KT अंडर रूट जो होता है, ये आपको फॉर्मूला वैसे भी दिया हुआ है। खैर, तो 3 KT, अब K की वैल्यू क्या होती है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर आपको याद नहीं है उसकी वैल्यू तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद होने की जरूरत भी नहीं है। ये रहे आपके सारे कॉन्स्टेंट्स। सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहाँ है? ये रहा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, 1.38 टाइम्स 10 टू द पावर -23। इसको यूज करें और जल्दी से यहाँ लिख लें। और आगे क्या चाहिए आपको? टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का मसला ये है कि ये थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, इसे केल्विन में होना चाहिए। सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क एट 23 डिग्री सेल्सियस। इसे आपको क्या रखना पड़ेगा? 23 + 273 थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है। और साथ में मास भी तो मल्टीप्लाई करना था। सो मास जो है वो यहाँ, मास मल्टीप्लाई नहीं करना बल्कि मास को डिवाइड करना है। तो मास को यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं और बताएं क्या मास दिया हुआ था उन्होंने आपको ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का मास उन्होंने दिया हुआ था 5.31 टाइम्स 10 टू द पावर -26। ओके, नाउ वी गो अहेड एंड फाइंड द मीन स्क्वायर स्पीड व्हिच इज गोइंग टू बी, एक काम करते हैं ना, बस डायरेक्ट टाइम क्यों वेस्ट करें हम। ये लगाया और ये लगाया, अब डायरेक्ट RMS आ जाएगा। और इसको वो कह रहे हैं इसको U का आप सिंबल दे दें, तो ये मेरी RMS है लेफ्ट साइड पे। This is known as RMS, and the value that I am going to get rounded off to two significant figure will be 480 meters per second। ये राउंड ऑफ करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो लिया है मैंने। एक्चुअल जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो अपने कैलकुलेटर में डाल के चेक कर सकते हो, ठीक है। राउंड ऑफ करना पड़ेगा आपको। फाइनल आंसर 2 से 3 सिग्निफिकेंट फिगर में दोगे। सारा डेटा देखो, उसके अंदर आपको जो सबसे लीस्ट अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो टेम्परेचर के हैं, ठीक है, वो 2 है, तो इसलिए यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में फाइनल आंसर दिया। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, what you have now is a fixed mass of oxygen at an initial pressure P sealed in a container with a movable piston at one end. The temperature is 23. Piston is slowly moved in to the cylinder so that gas is compressed. At all times, the gas and the container remain in thermal equilibrium with the surroundings. What does that mean? इस बात का क्या मतलब हुआ जब इन्होंने मेंशन कर दिया? इसका मतलब है कि नो हीट ट्रांसफर। थर्मल इक्विलिब्रियम है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा ना। थर्मल इक्विलिब्रियम का बाय डेफिनेशन, आपने थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन पढ़ी है। एक एक सवाल का जो वर्ड है ना वो इंपॉर्टेंट है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल।
सो जब थर्मल इक्विलिब्रियम लिख दिया, दैट बाय डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन ही आपने ये पढ़ी है कि नो नेट हीट ट्रांसफर, देयर इज नो हीट ट्रांसफर बिटवीन द सिलेंडर एंड द सराउंडिंग्स। ओके, सो ना गैस कोई हीट गेन करी ना लूज कर रही है। Sketch the variation with pressure of the RMS speed of the oxygen molecule as the pressure increases। अब बात ये है कि प्रेशर और RMS स्पीड का आप ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हो। आप ग्राफ तभी प्लॉट करोगे ना जब आपको कोई इक्वेशन के थ्रू रिलेशनशिप पता होगा या आपको कोई बात पता होगी। इफ आपका रिलेशनशिप पता होगा तो ही आप ग्राफ की शेप जो है वो रिकॉग्नाइज करोगे। तो कह रहे हैं जब प्रेशर P था, इनिशियली जब प्रेशर P था उस वक्त RMS स्पीड तो U थी, उस वक्त तो ये वैल्यू थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब प्रेशर बढ़ रहा है तो अब U पे RMS स्पीड पे क्या फर्क पड़ना चाहिए? अब थिंक अबाउट इट, सोचो इस बारे में। इस बारे में ये सोचो कि भाई हमारी जो गैस है उसके साथ हो क्या रहा है। गैस को आप कंप्रेस कर रहे हो, आप गैस को कंप्रेस कर रहे हो, राइट। अच्छा, गैस को आपने कंप्रेस कर दिया तो आप गैस के ऊपर वर्क डन कर रहे हो, हीट ट्रांसफर हो नहीं रहा। ओवरऑल हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने कहीं लिखा हुआ है कि गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ऐसा उन्होंने अभी तो कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। दे हैवंट सेड एनी सच स्टफ। अच्छा, इसके अलावा और क्या बात लिखी हुई है? थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग्स। ओके, अच्छा ये बात यहाँ पे आ गई, ये बात भी मेंशन हो गई। देखो इन्होंने कहा कि गैस का इनिशियल टेम्परेचर 23 है। सो हियर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, अब ये बड़ी की बात है। गैस का इनिशियल टेम्परेचर 23 है। अब जरा इस बात को गौर से सुनना। और वो कह रहे हैं कि इनिशियली भी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है सराउंडिंग के साथ, और बाद में भी थर्मल एट ऑल टाइम्स इट स्टेज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है सराउंडिंग का टेम्परेचर, जब गैस का 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो सराउंडिंग का भी 23 डिग्री सेल्सियस है। अब जब वो एज द गैस इज बीइंग कंप्रेस्ड, सराउंडिंग का तो टेम्परेचर चेंज होगा नहीं, तो गैस का भी क्यों चेंज होगा? वो तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब गैस का टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अब आइडियल गैस के बारे में आप ये बात पढ़ चुके हो और ये आपके सारी टेक्स्ट बुक्स में और हर जगह नोट्स में बात लिखी हुई है कि गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है, गैस की जो वैसे तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो इट्स अ सम ऑफ randomly distributed potential energy and kinetic energy of the molecules. But for an ideal gas, जो उसकी इंटरनल एनर्जी होती है वो एसेंशियली उसकी टोटल पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसी का सम होती है। दैट्स इट। ये बात पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई? ये पढ़ी हुई है आपने बात, क्योंकि आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं है। अब बात सारी है कि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। टेम्परेचर अगर चेंज नहीं होगा बेटा, और ये इक्वेशन आपको बताती क्या है कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे से प्रोपोर्शनल है। तो अगर टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज हो रही, या ये कह लो कि काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही तो इंटरनल एनर्जी नहीं चेंज हो रही। और इसको आप दूसरा रिवर्स में भी ले सकते हो। आप कह सकते हो कि भाई अच्छा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि मेरी आरएमएस स्पीड भी चेंज नहीं हो रही, क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की है, सारी जो कैलकुलेशन की है, इसके अंदर आरएमएस स्पीड जो है, ये वाली जो मेरी स्पीड है आरएमएस स्पीड, ये एसेंशियली √T से प्रोपोर्शनल होती है, राइट। √T से प्रोपोर्शनल होती है। इनफैक्ट आपके नोट्स में ये इक्वेशन लिखी हुई है, आरएमएस स्पीड, राइट। आपके नोट्स में क्या इक्वेशन लिखी हुई है मैं ग्राफ के साथ लिख देता हूँ कि आरएमएस स्पीड जो होती है आपकी, उसकी एक्सप्रेशन क्या होती है, 3kT, इसी को रीअरेंज करूंगा मैं, 3kT/m, जिसमें अंडर रूट लग जाता है। तो अगर टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा तो आरएमएस स्पीड क्यों चेंज होगी? डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? सो ये बात इसलिए हमें यहाँ पे इस बात को रियलाइज करना है कि भाई आरएमएस स्पीड को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी, ये है इंपॉर्टेंट बात। इनिशियल वैल्यू तो उन्होंने आपको वैसे ही बता दी थी कि जब प्रेशर P था तो आरएमएस स्पीड U थी, U वो वैल्यू थी जो 480 हमने फाइंड आउट की थी पिछले पार्ट में। अब प्रेशर को चेंज करने से, लेकिन वो कह रहे हैं टेम्परेचर में क्योंकि चेंज ही नहीं आ रहा, और उन्होंने थर्मल इक्विलिब्रियम में आपको हिंट दी हुई थी, आउटराइट नहीं लिखा हुआ था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा,
और टेम्परेचर क्योंकि कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब कि भाई कोई चेंज नहीं आ रहा किसी भी चीज में। हमने ये पता लग गया कि इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा तो टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा, टेम्परेचर में चेंज नहीं आ रहा तो आरएमएस स्पीड में नहीं चेंज आ रहा। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर, नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। आरएमएस स्पीड का जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है वो है टेम्परेचर के साथ, तो टेम्परेचर चेंज होगा तभी वो चेंज होगा। चले जी, मूविंग फॉरवर्ड। अब हमारे पास I guess simple harmonic motion का question है. So what you have is a variation with time t and height h of above the ground of an object of mass 36 kg undergoing vertical simple harmonic motion. For the oscillations of the object, determine the amplitude in centimeters. यहाँ से amplitude मुझे सही determine करके बताना, गलती ना करना, ध्यान से y axis को सही से देख लो फिर मुझे बताओ। आपने यहां से डॉटेड लाइन गुजारनी होती है और ये या फिर ये वैल्यू देखनी होती है। ग्राफ पे वैसे ही फॉल्स ओरिजिन है तो यस 8.0 सेंटीमीटर्स आपका एम्पलीट्यूड हो गया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, दे वांट यू टू शो कि ओमेगा की वैल्यू ये आ रही है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई अपॉन टी या 2 पाई एफ, लेकिन टी जो है, जो पीरियड है, वो मुझे डायरेक्टली ग्राफ से मिलेगा। व्हाट इज द पीरियड फ्रॉम द ग्राफ? पीरियड बताओ क्या आ रहा है? पीरियड है 4 सेकेंड्स, तो 2 पाई अपॉन 4, जल्दी से चेक करें क्या आ रहा है, 1.57, तो हम कह लेंगे 1.6 और इसे रेडियंस पर सेकंड में लिख दिया, बिल्कुल शो कर दिया। डिटरमिन द टोटल एनर्जी ई। एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा हुआ सिंपल हार्मोनिक मोशन में? हाफ एम टोटल एनर्जी या मैक्सिमम एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ओमेगा स्क्वायर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो भाई 1/2, मास कितना है 36, ओमेगा कितना है 1.57 का स्क्वायर लो, नॉन राउंडेड ऑफ वैल्यू का स्क्वायर लो, और एम्पलीट्यूड जो है वो सेंटीमीटर्स में था तो उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लो। क्या होता है 8 डिवाइडेड बाई 100, 0.08 होता है ना, 0.08 का स्क्वायर करना, ठीक है, ताकि जूल में ऐसा यूनिट में आंसर है। तो आपकी एनर्जी क्या आनी चाहिए? 0.29 जूल्स, राउंडेड ऑफ टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। आगे चलें अगर, तो अब हमारे पास पार्ट बी, sketch the variation h of kinetic energy of the object। हाइट और काइनेटिक एनर्जी का आपसे कह रहे हैं कि रिलेशनशिप बता दें। अब काइनेटिक एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप होता है आपने पढ़ा है। आपको पता है कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 होती है तो ऑब्जेक्ट अपने फास्टेस्ट मोशन में होता है, उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। और जब डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल एम्पलीट्यूड के बराबर होती है, सो एट एक्सट्रीम पोजीशंस द काइनेटिक एनर्जी इज मोमेंटरीली 0। तो अब आप ऊपर वाले ग्राफ में जरा 2 मिनट के लिए हाइट को देखें कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे 0 होगी। ये तो हाइट का ग्राफ है, लेकिन इसके साथ अगर मैं एक एक्स का ग्राफ बना लूं, मतलब मैं एक्स को पॉइंट आउट करूं, मेरी एक्स जो है वो 0 कहाँ पे होगा? ये मेरा एक्स 0 है और ये मेरा एक्स जो है वो -8 है और ये मेरा एक्स जो है वो +8 है। तो एसेंशियली जो 10 है वो मेरी 0 डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है और 8 कहाँ पे आ रहा है? 15 और ये 16, 17, 18 यहाँ पे आ रहा है। तो ये मेरी जगह है जहाँ पे मैं कहूँगा कि यार x जो है वो एम्पलीट्यूड के बराबर है। और इसी तरह इस तरफ से भी 1 और 2 यहाँ पे मेरा x जो है वो एम्पलीट्यूड के बराबर है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सट्रीम पोजीशंस पे आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? 0। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। और आपकी जो पीक काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी टोटल एनर्जी के बराबर होती है, विच इज 0.29। तो 0.29 पे आपकी x इक्वल टू 0 पे पीक आएगी। 0.29 कहाँ है? यहाँ। अब आपका पैराबोलिक कर्व बनता है, बिल्कुल जैसे एक्स स्क्वायर का, आपने -x² का जो ग्राफ पढ़ा हुआ है ना मैथ्स के अंदर, ओ लेवल में पढ़ ले, तो ए लेवल में नहीं भी पढ़ा तो आपको ओ लेवल से उसकी शेप याद होनी चाहिए। ये ग्राफ होता है। अगर आपसे बोले वाई आर वी टेकिंग 16 एज, 16 को कब लिया मैंने? 18 को लिया है मैंने, 18 को मैंने x0 लिया। यस,
मैंने तो सही काउंट किया है, यस सही काउंट किया है। ठीक है बेटा, अगर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनवाते हैं तो बिल्कुल इसका ऐसा इनवर्स उल्टा ग्राफ बनता है, वो यहाँ पे 0 होती है और यहाँ पे मैक्सिमम होती है, यूं ग्राफ बनता है पोटेंशियल एनर्जी का। एनीवेज मूविंग ऑन, चले जी आगे। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखना चाहिए, बल्कि वर्क डन per unit positive charge, right, to bring it from where? From infinity to the point. इस point की बात करें ना, to a point, जिस point पे भी आप निकाल रहे हो उस point तक लाने के लिए in the इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड होती तो ग्रेविटेशनल फील्ड लिख देते हैं, फील्ड भी लिख दो जनरली। अब ये पोटेंशियल का उन्होंने ग्राफ दिया हुआ है। पोटेंशियल का ग्राफ तुम लोगों ने देखा हुआ है, लेकिन मैंने जब बनाया था नोट्स में तो मैंने उसकी सिर्फ एक साइड बनाई थी। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, एक स्फेयर लिया है, उस स्फेयर की दोनों साइडों पे उन्होंने, ये आपका स्फेयर है, स्फेयर की दोनों साइडों पे उन्होंने ग्राफ बना दिया। जाहिर सी बात है, एक स्फेयर है तो उसकी दोनों तरफ ही ग्राफ प्लॉट हो सकता है ना यार, ये स्फेयर है अगर, तो स्फेयर के इस तरफ भी पोटेंशियल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होगा, इस तरफ भी पोटेंशियल डिक्रीज होगा, मैग्नीट्यूड उसका डिक्रीज होगा, बट पोटेंशियल स्फेयर्स के नेगेटिव में भी होते हैं। अब ये बताओ कि इस स्फेयर का पोटेंशियल आप देख रहे हो कि थ्रू आउट नेगेटिव है, राइट, और ये जीरो को अप्रोच करता है जैसे जैसे आप दूर जा रहे हैं। नेगेटिव पोटेंशियल कौन से वाले स्फेयर का होता है, जो नेगेटिवली चार्ज होता है या पॉजिटिवली चार्ज होता है? v की वैल्यू नेगेटिव कब होती है? जब हमारा स्फेयर नेगेटिवली चार्ज होता है या पॉजिटिवली चार्ज होता है? याद है? नेगेटिवली चार्ज स्फेयर का नेगेटिव पोटेंशियल होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर का पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। वैसे एक बात याद करा रहा हूँ, अब यहाँ पे आपसे पूछी हुई नहीं है, नेचर ऑफ चार्ज नहीं पूछी हुई, लेकिन अगर पूछी होती तो यू शुड हैव रिकॉग्नाइज्ड कि ये एक नेगेटिव स्फेयर है। ठीक है, अच्छा अब वो ये भी पूछ रहे हैं कि इस ग्राफ से आप डिटरमिन कर दें कि रेडियस क्या है स्फेयर का। भाई इस बात को याद रखो कि जीरो तो वो पॉइंट है ना, ये जीरो है, यहाँ तक का डिस्टेंस किसी तरह आपने फिगर आउट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इस ग्राफ से। अब ये जो कांस्टेंट लाइन होती है ये स्फेयर के सेंटर से लेके सरफेस तक होती है, तो यहां से लेके यहां तक जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है दैट इज एसेंशियली योर रेडियस ऑफ द स्फेयर। जीरो सेंटर है तो आपका रेडियस कहाँ पे आ जाएगा, किस जगह पे आ रहा है, दूसरे या तीसरे, इस बॉक्स पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो ये आपके आर की वैल्यू है। अब ये समझो कि आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, 0.06 मीटर्स, ये है मेरा स्फेयर का रेडियस। ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं कि क्या आप चार्ज निकाल सकते हैं स्फेयर पे? चार्ज का फॉर्मूला आपने चार्ज का तो नहीं लेकिन पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। नेगेटिव साइन लगाना है लगा लो, नहीं लगाना ना लगाओ। वैसे नेगेटिव जब स्फेयर होता है तो नेगेटिव साइन ही एक तरह से लगा हुआ होता है, और पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी तो ये नेगेटिव नेगेटिव एक तरह से कैंसिल ही हो गया। डजंट रियली मैटर दैट मच, आपने बस मैग्नीट्यूड ही यूज करना है। अब आपको क्यू चाहिए, के क्या होता है? के अगर आपको वैसे याद आ रहा है कि क्या होता है तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। बट के की डायरेक्ट वैल्यू आपको डेटा से मिल जाती है, मिल जाती है, क्या वैल्यू होती है? ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी हुई है, और अगर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करें तो वो भी एक कांस्टेंट ही होता है जो कि डायरेक्टली ये है के की वैल्यू। दिस इज एसेंशियली योर के। हम ये वाली वैल्यू उठा रहे हैं यहाँ से 8.99 टाइम्स 10 टू द पावर 9। ठीक है बेटा, चलें वापस क्वेश्चन पे। तो आपको v की वैल्यू ग्राफ से मिल जाएगी, ग्राफ से कोई भी अपनी मर्जी की वैल्यू उठा लो, अपने पसंद की कोई भी वैल्यू उठा लो। लेट सपोज आई एम गोइंग टू पिक दिस वैल्यू, सो दिस इज 0.1, 500। एग्जैक्ट वैल्यू ही है ना, एग्जैक्ट ही है आई गेस, थोड़ा सा डाउट है इसमें, कोई एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी उठाए जो बिल्कुल ही इसमें कोई डाउट ना हो, कोई भी वैल्यू उससे उठा सकते हो। लेट सपोज आई डोंट नो, इसमें भी गुजारा हो ही जाएगा वैसे, चलो ये वाली उठा लेते हैं वैल्यू, इसको उठा लें। ठीक है, ये वाली वैल्यू उठा लेते हैं, कोई भी वैल्यू आप ग्राफ से ले सकते हो जिस पे एनी कोऑर्डिनेट। तो v की वैल्यू यहाँ पे है
मैं ज़रा मुश्किल बना रहा हूँ अपने लिए, लेकिन ये कि 500 ले लेते तो उसमें थोड़ी सी जो है वो रेंज के अंदर ही रहेगा, मार्किंग स्कीम के इतना कोई मसला नहीं होगा। सो ये क्या है, ये कितना हो जाएगा, एक स्मॉल बॉक्स कितने के बराबर है, 750 के बाद क्या आना चाहिए, एक मिनट, 250 डिवाइडेड बाय 10 बॉक्सेस में करता हूँ तो एक बॉक्स 25 के बराबर है। तो ये 775 है, ये 800 है, ये 825 है, ये 850 है, ये 850 की वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो बस मैं कोऑर्डिनेट उठाने में एम खामखाई में ज़्यादा 850, इसके साथ कोई 10 टू द पावर समथिंग कुछ है, कुछ भी नहीं है, ज़्यादा 10 की पावर भी हो जाती है, लेकिन सिंपल वोल्ट्स में है, सो आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग, दिस इज 850 स्ट्रेट फॉरवर्ड। के की वैल्यू क्या है, 8.99 टाइम्स 10 टू द पावर 9। क्यू आपका अननोन है, और आर की वैल्यू मैंने जो बिल्कुल कोऑर्डिनेट उठाया वो 0.06 पे उठाया, वो भी ऐसा यूनिट्स में है, ये हो गया। अब ऑल आई हैव टू डू इज जस्ट रीअरेंज एंड सॉल्व फॉर क्यू। क्यू की वैल्यू क्या आ जाती है मेरे पास, कैलकुलेट करके देखते हैं, 850 इंटू 0.06 डिवाइडेड बाय 8.99 टाइम्स 10 टू द पावर 9, 5.67 टाइम्स 10 टू द पावर -9 कूलम्स आ रहा है, तो 5.7 लिख देते हैं इसको। ठीक है भाई, टाइम्स 10 टू द पावर -9, ये है मेरे स्फीयर के ऊपर चार्ज। गॉट इट। चले, टू स्फीयर्स आर आइडेंटिकल टू द स्फीयर इन बी। तो अब आपके पास दो स्फीयर है जो एक दूसरे से आइडेंटिकल है, और वो जो बी में स्फीयर है बिल्कुल उसी तरह के हैं दोनों। तो इसका मतलब है एक भी नेगेटिवली चार्ज होगा और दूसरा भी नेगेटिवली चार्ज होगा, और बिल्कुल सेम साइज और सेम चार्ज वाले होंगे। ठीक है, तो दोनों नेगेटिव स्फीयर्स हैं, और दोनों का जो है वो सेम चार्ज है, और वो कह रहे हैं वही चार्ज है जो बी पे है, तो दोनों का नेगेटिव चार्ज है। दे आर हेल्ड इन वैक्यूम सो दैट देयर सेंटर्स आर सेपरेटेड बाय दिस डिस्टेंस। Assume that the charge in each sphere, okay, calculate the electric potential energy of the two spheres। ये two spheres जो लिखा होता है बेटा, जो आपका फॉर्मूला आप पढ़ते हो ना एनर्जी का, वो एसेंशियली आपको दोनों बॉडीज की टोटल एनर्जी ही दे रहा होता है हमेशा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, क्या फॉर्मूला है, K Q Q अपॉन R। ठीक है, तो दोनों की आपने अब चार्ज डालना और कुछ भी नहीं करना, 8.99 टाइम्स 10 टू द पावर 9, दोनों का चार्ज है 20, कितना आ रहा था, 5.7 टाइम्स 10 टू द पावर -9। लेकिन क्योंकि दोनों का सेम है, Q और Q की वैल्यू दो दफा मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसको स्क्वायर ही कर देता हूँ, और बीच में दोनों स्फीयर्स के बीच में डिस्टेंस उन्होंने बता दिया 0.46 होगा। सो यहाँ पे मैंने R डिवाइड कर दिया। अच्छा, R स्क्वायर कब होता है, जब आपको फोर्स निकालनी होती है। जस्ट रिमेंबर, दोनों फॉर्मूलाज को आपस में मिक्सअप मत करना। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, क्या आंसर आ रहा है, 6.3 टाइम्स 10 टू द पावर -7 जूल्स, दोनों की मिला के एनर्जी आ रही। ठीक है बेटा, the two spheres are now released simultaneously so they are free to move, describe and explain their motion। भाई obviously they repel because of like charges। बट आगे 3 मार्क की डिस्क्रिप्शन देनी है, तो भाई पहली बात तो ये हो गई। उसके बाद ये भी बताओ कि जैसे जैसे दूर जाएंगे, as they move away force will decrease, so their acceleration will decrease। remember F is equals to ma। इसका मतलब ये नहीं कि स्पीड कम होगी, उनका जो मोशन का ग्राफ है ना वो कुछ इस तरह का होगा, अगर देखा जाए तो वी टी का ग्राफ बनाने वो बोलूँ ना तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, मतलब स्पीड बढ़ रही है बट एक्सेलरेशन कम हो रही है। देख रहे हो ग्राफ कम स्टीप होता जा रहा है, so their acceleration डिक्रीजेस। हम फर्दर ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, दोनों की इक्वल एंड ऑपोजिट स्पीड होगी, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों की इनिशियल स्पीड 0 है, तो फाइनल वेलोसिटीज बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए, सो दैट इट कैंसल्स आउट एंड इट इज 0। ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एग्जैक्ट सेम मास के हैं और सेम उन पे फोर्स लग रही है, तो उनकी आइडेंटिकल एक्सेलरेशन होगी, हेंस दे विल हैव द सेम वेलोसिटीज बट जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बातें बहुत सारी लिख सकते हैं आप, 3 मार्क्स हैं मैक्सिमम, ये बातें करनी काफी है। ठीक है, आगे चलते हैं।
कैपेसिटर का क्वेश्चन आ गया। अब सारी यहाँ से मैंने देखा था पेपर, सारी जो लेटेस्ट चीजें ना सिलेबस में सब डाल दी इन्होंने। स्पेस फिजिक्स भी डाला है, कैपेसिटेंस का जो डिस्चार्ज वाला पॉइंट है वो भी उन्होंने डाल दिया है, मतलब सारी जो रीसेंट पेट स्कैनिंग भी डाली है, सब चीजें डाली है। और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो सारे इंटरेस्टिंग है काफी। सो यू हैव अ कैपेसिटर इन सीरीज विद रेजिस्टर और स्विच क्लोज करेंगे तो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा हमारा कैपेसिटर। और डिस्चार्ज के लिए आपको पता है कि करंट, चार्ज और वोल्टेज तीनों का ग्राफ ऐसे एक्सपोनेंशियल डिके वाला कर्व बनता है, ठीक है। और उसकी इक्वेशन भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं इनिशियली द कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड स्विच इज ओपन, देन एट टाइम 0 स्विच इज क्लोज्ड। अब आपको चार्ज की वेरिएशन, कैपेसिटर पे चार्ज कम हो रहा है और आर के अक्रॉस पीडी का ग्राफ दिखाया हुआ है। अब आर के अक्रॉस जो पीडी होता है और जो सी के अक्रॉस पीडी होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो वो डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है और करंट का भी ग्राफ बनाते तो वो इसी तरह डिक्रीज कर रहा होता। अब बात ये है कि एक्सप्लेन द शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ V वर्सेस T। तो ये जो V वर्सेस T वाला ग्राफ है इसकी एक्सप्लेनेशन दें आप। भाई आप बताओ, आप यहाँ पे क्या बात एक्सप्लेन करोगे? आप बताओगे कि कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है। पहले तो ये बताओ, कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग, सो चार्ज अक्रॉस इट डिक्रीजेस। उसके बाद आप ये बताओ, एज चार्ज डिक्रीजेस तो जो रेट ऑफ डिस्चार्ज है, रेट ऑफ डिस्चार्ज वो भी कम हो जाता है। रेट ऑफ डिस्चार्ज, और वो एसेंशियली आपका करंट भी हो गया। रेट ऑफ डिस्चार्ज करंट कैसे हो सकता है? क्योंकि रेट ऑफ डिस्चार्ज का मतलब है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, राइट? हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम अवे फ्रॉम द कैपेसिटर एंड थ्रू द रेजिस्टर, दैट इज एसेंशियली इज करंट एज वेल, ठीक है। डिक्रीजेस, सही है। तो आप बताओगे, सो पीडी decreases proportionally with charge। एंड आगे एक और बात भी आप इसमें लॉजिक बना सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि यार जो मैंने बात शुरू में की कि इसके अक्रॉस जो पीडी है और जो इसके अक्रॉस पीडी है वो सेम होगा, तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं पीडी अक्रॉस रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। हमने अभी तक जितनी बातें एक्सप्लेन की थी ऊपर कैपेसिटर के लिए एक्सप्लेन की थी, आखिरी बात से हमने कह दिया कि ये ग्राफ क्योंकि रेजिस्टर के लिए बना हुआ है तो वो दोनों का सेम हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। देख लो इसको एक दफा, दोनों ग्राफ्स को देख लो, बिल्कुल आइडेंटिकल शेप्स हैं, बस चार्ज की अपनी वैल्यू है, वोल्टेज की अपनी वैल्यू है। अब वो कह रहे हैं कि ऊपर 6.2 वाला फिगर, 6.2 ये है, इसको यूज करके शो करें कि टाइम कांस्टेंट जिसका सिंबल ये होता है और जो कि RC के बराबर होता है, वैसे तो टाइम कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू 5.5 सेकेंड्स आ रही है। अब आपने जो इक्वेशन पढ़ी हुई है, जो ग्राफ स्टडी किया हुआ है कैपेसिटेंस के लिए, वो कहाँ है, वो ग्राफ क्या है? आओ जरा जल्दी से देख लें। कैपेसिटेंस, ये मैंने आपको इक्वेशन पढ़ाई थी। टाइम कांस्टेंट बाय डेफिनेशन C into R होता है। डेफिनेशन होती है द टाइम इट टेक्स, टाइम टेकन फॉर द PD, द चार्ज और द करंट टू रिड्यूस टू 1/E ऑफ इट्स वैल्यू। सो एक तरीका ये है कि आप इनिशियल वैल्यू लो, चार्ज की, चार्ज वाला ग्राफ है ना, चार्ज की इनिशियल वैल्यू लो और चार्ज अपॉन E की वैल्यू y एक्सिस पे ढूंढो और वहां पे जो आपके पास वैल्यू आए वो 5.5 आनी चाहिए। दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट, डायरेक्ट ग्राफ से कर लो। दूसरा तरीका ये है कि जो इक्वेशन है आपके पास एक्सपोनेंशियल डिके वाली इक्वेशन, बिल्कुल जैसी हाफ आपकी जो रेडियो एक्टिव डिके की इक्वेशन है, इसी तरह की होती है एक्टिविटी और नंबर ऑफ न्यूक्लिया की। अभी तुम लोग इसी तरह की, बिल्कुल इसी नेचर की इक्वेशन आगे और कहाँ पढ़ोगे? अल्ट्रासाउंड की एब्जॉर्प्शन और एक्सरे की एब्जॉर्प्शन में बिल्कुल इसी तरह की इक्वेशन पढ़ोगे। तो जितनी भी चीजें एक्सपोनेंशियल डिके करती हैं, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है, उनकी यही इक्वेशन बनती है। तो हमारे एक्सपोनेंशियल डिस्चार्ज होता है, उसके अंदर भी यही इक्वेशन है विद अ माइनस पावर। एनीवे, सो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू, यहाँ पे इनिशियल चार्ज की वैल्यू, यहाँ पे E, यहाँ पे T/CR लिखा हुआ है, लेकिन CR जो है ये मेरा टाइम कांस्टेंट होता है। तो मैं अपने पास जब एग्जाम में भी यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगा तो डायरेक्ट यहाँ पे टाउ से रिप्लेस कर दूंगा। टाउ इज द सिंबल फॉर टाइम कांस्टेंट,
सो आई विल जस्ट डू इट विद द इक्वेशन एज, और लेकिन इक्वेशन को सॉल्व करने में आपको नेचुरल लॉग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, और फिर आपको ग्राफ से कोई भी कोऑर्डिनेट आप उठा के उसको सॉल्व कर सकते हो। तो 2-3 तरीके हैं, आप आ जाओ यहाँ पे, पहले इक्वेशन के थ्रू करके देख लेते हैं। सो इक्वेशन क्या है, चार्ज की वैल्यू वहाँ पे x लिखा था लेकिन मैं लिखता हूँ, और फिर इनिशियल चार्ज की वैल्यू e टू द पावर माइनस टी, मतलब टाइम का कोई भी वेरिएबल, कोई भी कोऑर्डिनेट उठा लो, अपॉन टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड, राइट। चलो अब इनिशियल चार्ज की वैल्यू उठाओ। इनिशियल चार्ज की वैल्यू, अच्छा मिली कूलम्स अगर दोनों साइड पे है तो देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द यूनिट ऑफ द चार्ज, ठीक है। वो मिली कूलम उनका दोनों का 10 टू द पावर -3 कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज दिस वैल्यू, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.9 आपकी इनिशियल वैल्यू, ऐसे ही है। तो 0.9 में यहाँ पे डाल देता हूँ, 0.9 यहाँ आ जाएगा, e टू द पावर। अब अपनी मर्जी का कोई कोऑर्डिनेट उठा के देख लो जो आपको पसंद आ रहा है। कौन सा कोऑर्डिनेट आप उठाना पसंद करेंगे जिस पे जरा आप एक्यूरेट वैल्यू उठा सकें। सो आई फाइंड के इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, देखिए बिल्कुल क्रॉस कर रहा है दो बॉक्सेस को। और भी होंगे बट ये वाला पॉइंट भी ले सकते हैं, ये वाला पॉइंट भी ले सकते हैं। दिस इज ऑल्सो बड़ी ओके, ये वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू 15 है और चार्ज की वैल्यू बिल्कुल 1 बॉक्स पे है, तो ये कितना हो जाएगा 0.1, तो ये 0.05 है यहाँ पे वैल्यू, राइट। टाइम की वैल्यू और चार्ज की वैल्यू आप यहाँ से उठा लोगे, यहाँ से टी की वैल्यू ली और यहाँ से क्यू की वैल्यू ली, तो ये हो जाएगा 0.01, और यहाँ पे क्या लिया वैल्यू 15, और यहाँ पे आ गया टाउ अननोन। अब 0.01 को 0.9 से डिवाइड कर लो पहले लेफ्ट साइड, तो सिंप्लीफाई हो जाए ना आपकी। 0.01 ही है ना, या क्या है, 0.05 है, सॉरी 0.05 है, मैं वैल्यू गलत उठा रहा था। 0.05 को 0.9 से डिवाइड करो, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 1/18 आ जाएगा। अभी आप इसको ना करो राउंड ऑफ तो बेहतर है, 0.055 भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर वो राउंड ऑफ हो जाएगा, तो मैं 1/18 ही लिख रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट साइड पे यह आ गया। अच्छा राइट साइड पे क्या है, e टू द पावर -15 टाउ। अब तुम लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, दोनों साइड पे नेचुरल लॉग लगाते हैं, तो इसी स्टेप में ही लगा लेता हूँ ताकि ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेप्स ना करना पड़े, ताकि दूसरा मेथड भी एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यहाँ पे भी ln लगा लो, ln, और यहाँ पे भी ln लगा लो, ठीक है। ln 1/18 निकालोगे को नेगेटिव वैल्यू आएगी, और ये आपको पता है कि जो पावर है ये यहाँ कोफिशिएंट में आ जाएगी। अब ln e हो जाता है 1, तो नीचे आपके पास लिटरली -15/टाउ आ जाएगा, और लेफ्ट साइड पे ln 1/18 क्या होता है वो निकाल लो। ln आंसर बस दबा देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा -2.89। नाउ आई जस्ट नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाउ which is going to be roughly 5.5 seconds। तो देख लेते हैं क्या आ रही है। 15 डिवाइडेड बाय आंसर 5.18 आ रही है, बहुत एक्यूरेट वैल्यू नहीं आई बट आ रही है वैल्यू, यही आ रही है। एक दफ़ा दोबारा से मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि अगर बेहतर तरीके से कैलकुलेट हो जाता हो। लेट्स सी अगर मैंने कोई राउंडिंग ऑफ तो नहीं की। 0.9 ठीक हो गया, ये हो गया। वहाँ पे टाइम 15 लिया था हमने, 15 ही लिया था, और 15 डिवाइडेड बाय आंसर कर रहा हूँ तो मेरे पास 5.2 आ रहा है, 5.5 नहीं आ रहा। अब ग्राफ वाला तरीका ट्राई करके देख लेते हैं। 5.189 आ रहा है। अब आई गेस वी कैन से इसके करीब करीब आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा हमारा। खैर एनीवेज, और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट। अब वैसे ये आंसर आपका अगर आपको लग रहा है ना भाई आपको फाइनल आंसर पता है, सो इसमें इतना बड़ा इशू नहीं है। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पिक एनी अदर कोऑर्डिनेट जिससे आपका आंसर करीब वाला आ जाए। फिर आप अपनी अगर पेंसिल से वर्किंग कर रहे हो, या आप इसको काट के वो वाली वैल्यूज लिख देना यहाँ पे, और आंसर जो है यहाँ पे आपको थोड़ा करीब आ जाएगा। दूसरा तरीका मैंने बोला था कि टाउ की जो डेफिनेशन है टाइम कॉन्स्टेंट की, वो यूज कर लो। अगर क्यू की इनिशियल वैल्यू जो भी है
उसको ई से डिवाइड करो तो क्यू अपॉन ई की वैल्यू आ जाती है, और वहां पे आप फिर बस ग्राफ से कोऑर्डिनेट उठा लोगे टाइम का। तो क्यू की वैल्यू है 0.9 और उसको मैं ई से डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है 0.9 डिवाइड बाय ई विच इज 0.331। अब आप जाएं, ये है आपका क्या, कौन सा कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। अब आपको एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो उठाना है, राइट। एक्स कोऑर्डिनेट ग्राफ से उठाओ और चेक कर लो 0.33 पे आपके ग्राफ पे क्या वैल्यू आ रही है। तो 0.33 कहाँ पे होगा, 0.1, 0.2, 0.3 और ये 0.4 और ये 0.35 है। तो तकरीबन ये बीच वाली वैल्यू यहाँ से उठाओ, ये वाली वैल्यू लो, यहाँ से यहाँ से बहुत अच्छी वैल्यू मिल गई आई गेस। ये बिल्कुल 5.5 आ रही, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो ये बिल्कुल बीच में है, ऑलमोस्ट 5.5 ही आ रही। तो ये बहुत बेहतर तरीका है, ग्राफ से आपके पास 5.5 आ गया। दोनों तरीकों से करके बता दिया, होपफुली दोनों ही तरीके समझ में आ गए। मार्किंग स्कीम में तो 4 तरीके लिखे हुए हैं, और भी पता नहीं ग्रेडियंट बना के टेंजेंट भी निकाला हुआ है, वो सारे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट आई गेस और हमने एक पेपर में, अभी लंबे पेपर में 2 मेथड्स भी कर लिए तो वो भी काफी है। ठीक है, सो ये 2 मेथड्स हो गए आपके पास दोनों। ये वाला मेथड जो यूज कर रहे हो उसको एग्जैक्ट डेफिनेशन समझ में आ रही है, ठीक है, मतलब इफ यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। अब तो ये वाला मेथड बहुत बेहतरीन है। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो मेथड है, इसमें आपकी ये कि अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी नेचुरल लॉग लगाने की और इक्वेशन को रीअरेंज करने की। ऑल्दो इससे जो मैंने कोऑर्डिनेट लिए थे आंसर बहुत एक्यूरेट नहीं आया। खैर, अब हम कह रहे हैं यूज द फिगर 6.2 एंड 6.3। तो जो क्यू और वी दोनों वाला ग्राफ है उससे कैपेसिटेंस की वैल्यू डिटरमिन करें। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है बच्चों, क्यू सी इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, राइट, क्यू अपॉन वी। अब आप अपने ग्राफ पे जाओ और आप इनिशियल वैल्यूज ले लो, या सेम टाइम पे जो है वो क्यू और वी की वैल्यूज उठा लो। मतलब आप चाह रहे हो कि यार मैं 5 सेकंड पे यहाँ से और यहाँ से क्यू और वी की वैल्यू उठा लूँ, सबसे आसान यही है कि आप इनिशियल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू ले लो बस, ठीक है, और फिर यूनिट्स का ख्याल रखो, उसे माइक्रोफेरेड्स में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या आ रही है 0.9 और यहाँ पे वी की वैल्यू क्या आ रही है 7.5। तो चार्ज कितना है 0.9 टाइम्स 10 टू द पावर -3, क्योंकि मिली कूलम्स में था। देखा जाए तो मैं इसे डायरेक्ट माइक्रो कूलम्स में ही कन्वर्ट कर लूँ ताकि फिर माइक्रोफेरेड्स में आंसर आए, लेकिन अभी चलो मैं ऐसा यूनिट्स में करता हूँ। और ये वैल्यू कितनी आ रही थी 7.5। सो 0.9 टाइम्स 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 7.5 वोल्ट्स, और मेरे पास आ रहा है 1.2 टाइम्स 10 टू द पावर -4 फेरेड्स, -4, ये फेरेड्स में आंसर है। अब इसको मैं -6 बनाऊंगा, इसको मैंने -6 बनाना है। तो 10 टू द पावर -6 अगर मैं इसे बना दूंगा तो ये डेसिमल 2 दफा आगे जाएगा, ये 120 हो जाएगा। अब -6 को मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ माइक्रो, जो कि लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो आई जस्ट नीड टू राइट डाउन द 120 पार्ट, 120 माइक्रोफेरेड्स इज योर आंसर। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस इन किलो ओम्स। अब यहाँ पे आपका टाइम कांस्टेंट क्योंकि आपको पता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। टाइम कांस्टेंट क्या था, टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है आरसी। सो यू नो द टाइम कांस्टेंट, आपको पहले ही सवाल में वैल्यू दी हुई 5.5, आर आपको फिगर आउट करना है और कैपेसिटेंस आपकी 120 माइक्रोफेरेड्स है। So now you find out the value of R, which is going to be 5.5 divided by 120 times 10 to the power -6. What do you get? आपके पास वैल्यू आ रही है 45833 ohms। आपको किलो ohms में करना है तो आप 1 2 3 45.8 कर लो, और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करोगे 45.8 किलो ohms, और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में करोगे तो 46 हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ रही चीजें। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि यार A2 का पेपर बहुत लंबा होता है, कंप्लीट करते करते वैसे ही हमें आज 1 बज जाएगा, मेरे पास एक बज जाएगा। तो रिकॉर्डिंग आपके लिए फिर भी अवेलेबल होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो बेटा प्लीज चैट में पूछ लो, वरना खुद ही बोर हो जाओगे।
तो कोई भी सवाल है जहन में तो पूछ लो, अपनी क्वेरीज अभी सेशन में क्लियर कर लो, बाद में फिर मसला होता है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन करने, एवरी क्वेश्चन इज स्टार्टिंग विद अ डेफिनेशन एंड ईच डेफिनेशन इज, यहाँ पे डेफिनेशन भी 2-3 मार्क्स की आपसे पूछ रहे हैं, तो 15 से 20 मार्क्स डेफिनेशन के इस पेपर में। नाउ व्हाइल द रेस्ट ऑफ द पेपर इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट, जो मैंने नोटिस किया थोड़ा सा यूनिक किस्म के क्वेश्चन है, लेकिन डेफिनेशन के भी बहुत ज्यादा मार्क्स है, तो वो इवन आउट ही होंगी सारी बातें, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं भाई? फोर्स, अगर आप बेसिकली वो जो F इज इक्वल टू BIL वाली फोर्स की जो इक्वेशन है उसको रीअरेंज कर लो तो आपको B की डेफिनेशन पता चल जाती है, ठीक है। वो होती है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर परपेंडिकुलर। ये बात आप यहाँ मेंशन करोगे क्योंकि आप इस इक्वेशन में साइन थीटा मेंशन नहीं कर रहे, तो आपको परपेंडिकुलर मेंशन करना है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर, और उसके अंदर आप बताओगे ये होती है पर यूनिट करंट पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। ये 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं। परपेंडिकुलर टू द फील्ड, पर यूनिट करंट, पर यूनिट लेंथ। F इज इक्वल्स टू BIL, B इज इक्वल्स टू F ओवर IL। साइन थीटा को हमने लिखा ही नहीं है, इसका मतलब साइन को हम 90 साइन 90 अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से आया, बट है वही करंट बैलेंस वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा था, करंट बैलेंस वाला जो टॉपिक पढ़ा था और उसके क्वेश्चंस किए थे, बिल्कुल उसी तरह का ही है, ठीक है। अच्छा, अब हो ये रहा है कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसमें 40 टर्न्स हैं, इस बात को मत भूलना। 40 टर्न्स हैं इस कॉइल में, कॉइल की ये डायमेंशंस है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, और ये एक न्यूटन मीटर से हैंग किया हुआ है, और कह रहे हैं कि इस वक्त न्यूटन मीटर पे ये रीडिंग आ रही है, तो ये क्या है? ये मेरे कॉइल का वेट हो गया, ऐसा ही है। अब वो कह रहे हैं कि ये यू शेप मैग्नेट के बीच में इसको आपने रखा है, और यू शेप मैग्नेट के जस्ट जो है वो बैलेंस के ऊपर रखा हुआ है। सो यू शेप मैग्नेट इज प्लेस्ड ऑन अ मास बैलेंस, और मास बैलेंस की इनिशियल रीडिंग 0 है। ये कैसे, कौन सा बटन दबाते हैं आप? टेयर का बटन दबाते हैं मास बैलेंस के ऊपर। इसको इन्होंने क्या किया हुआ है? टेयर किया हुआ है। सो बैलेंस, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि मैग्नेट का मास 0 ग्राम्स है। मैग्नेट का मास जो भी आ रहा है उसको वहां पे मेजर करने के बाद बस 0 दबा दिया, तो वो अभी इनिशियली अपनी रीडिंग 0 पे सेट कर दिया आपने, ठीक है। अब जो भी मैग्नेट पे एडिशनल फोर्स लगेगी तो वो रीडिंग जो है वो फिर उससे चेंज होगी हमारे बैलेंस के ऊपर, तो हमें डायरेक्टली फोर्स का जवाब देगी। अच्छा, द लोअर एज ऑफ द कॉइल इज देन लोअर्ड इनटू द रीजन बिटवीन द यू शेप मैग्नेट। तो एसेंशियली यू शेप मैग्नेट के ये 2 पोल्स हैं, लेट्स सपोज ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, इधर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, हमारा कॉइल बीच में उन्होंने लोअर कर दिया। नाउ पूरा कॉइल इसके अंदर नहीं डाला, और कॉइल का जो टॉप वाला पार्ट है वो डेफिनेटली मैग्नेट के बीच में नहीं है, कॉइल का जो बॉटम वाला पार्ट है वो डेफिनेटली बीच में है। लोअर एज ऑफ द कॉइल इज इंटायरली विद इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इतना करंट आपने उसमें से पास किया कॉइल में से, और जो टॉप एंड बैलेंस की रीडिंग है वो चेंज होकर 2.16 ग्राम्स हो गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब कॉइल में से करंट पास कर रहा है तो कॉइल पे मैग्नेट फोर्स लगाएगा, ये जो BIL फोर्स है वही है ना, और फिर कॉइल इन टर्न न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा, और मैग्नेट पे जब फोर्स लगती है तो टॉप एंड बैलेंस पे रीडिंग चेंज हो जाती है, और वो कितनी हो जाती है? 2.16 ग्राम हो जाती है। अब मुझे इस बात को पढ़ के बताओ, वैसे ही अब ये सवाल यहाँ पे नहीं पूछा हुआ, बट कैन यू टेल मी कि मैग्नेट पे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, अपवर्ड फोर्स लग रही है? रीडिंग मेरे टॉप एंड बैलेंस पे इंक्रीज हुई है ना, तो कैन यू टेल मी कि बैलेंस पे रीडिंग जब इंक्रीज हुई तो उसका क्या मतलब है? मैग्नेट डाउनवर्ड्स पुश हो रहा है या अपवर्ड्स पुल हो रहा है? Downwards. तो मैग्नेट पे डाउनवर्ड फोर्स लगी, इसका मतलब मैग्नेट ने वायर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है? Upwards. अपवर्ड्स, न्यूटन थर्ड लॉ। अब वो कह रहे हैं एक्सप्लेन व्हाई द करंट कॉजेज अ वर्टिकल फोर्स टू एक्ट ऑन द कॉइल। ओके, तो कॉइल पे फोर्स क्यों लग रही है भाई? क्योंकि कॉइल का ये वाला जो पार्ट है, कॉइल का जो ये वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट? ये वाला पार्ट फील्ड के अंदर मौजूद है। वैसे तो ये वाला पार्ट भी मौजूद है, लेकिन इसके अंदर मजे की बात ये है कि देखो भाई, कॉइल में से करंट अगर यहाँ से यूं जा रहा है सपोज करो, और यहाँ से यूं जा रहा है,
अब इस पे पहली बात तो है कि फोर्स ही हॉरिजॉन्टल लगेगी और इस पे यूं फोर्स लगेगी और इस पे यूं लगेगी, या लेट सपोज इस पे यूं लगेगी और इस पे यूं लगेगी, उससे कोई उस फोर्स का तो कोई वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं ना। पहली बात तो ये कि इतने पार्ट पे जो फोर्स लग रही है दैट डजंट मैटर इन दिस एक्सपेरिमेंट बिकॉज द इफ द वायर इज वर्टिकल देन द फोर्स ऑन इट विल बी हॉरिजॉन्टल। हो सकता है इनटू द पेज हो सकता है आउट ऑफ द पेज हो सकता है लेफ्ट हो सकता है राइट हो, और वैसे भी वो दोनों फोर्सेस ओवरऑल कॉइल के लिए कैंसिल आउट हो जाएंगी क्योंकि दोनों पार्ट्स में जो करंट की डायरेक्शन है वो आप देख रहे हो कि एक में से नीचे जा रहा होगा करंट, दूसरे में से ऊपर जा रहा होगा। खैर वो उस पर तो अभी इस क्वेश्चन ने एड्रेस ही नहीं किया। इतने पार्ट पे वर्टिकल फोर्स लग रही है, अब वो क्यों लग रही है उस बात को आपने एक्सप्लेन करना है। तो भाई क्यों लग रही है फोर्स, कैसे एक्सप्लेन करते हैं? क्योंकि करंट जो पास कर रहा है कॉइल में से करंट पास करता है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो है वो करंट गुजर रहा है। कॉइल का जो बॉटम वाला पार्ट है उसमें जब करंट गुजरता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, राइट? ऐसा ही है। तो मैग्नेटिक फील्ड को करंट कट करता हुआ जा रहा है, इसका मतलब है कि इस वाली वायर पे जो ये जो नीचे लोअर पार्ट है वायर का, इस पे एक फोर्स लगेगी। अब वायर भी हॉरिजॉन्टल है और मेरी फील्ड भी हॉरिजॉन्टल है, although the field and the wire themselves are perpendicular to each other। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी ये जो मैग्नेटिक पोल्स है ना, समझ लो ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, और जो मेरी वायर है वो लेट सपोज करंट लेके जा रही है तो इनटू द पेज, या मैं डॉट बना लेता हूँ, मैं कह लेता हूँ आउट ऑफ द पेज लेके जा रही करंट। तो इस वायर पे अगर आप लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करो तो आपको पता है कि या तो फोर्स अपवर्ड्स आएगी या डाउनवर्ड्स आएगी, या यूं आएगी या यूं आएगी। तीनों चीजें एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती हैं। Force, current and the magnetic field, all three of them are perpendicular to each other. So if the force is vertical, if the wire, the current is horizontal in some plane, and if the magnetic field also is horizontal in another plane, तो उसका मतलब है कि फोर्स डेफिनेटली फिर वर्टिकल प्लेन में ही एग्जिस्ट करेगी, या अप होगी या डाउन होगी। तो हमने बेसिकली बताना है कि करंट भी हॉरिजॉन्टल और मैग्नेटिक फील्ड भी हॉरिजॉन्टल है, इसलिए जो फोर्स लगेगी वो वर्टिकल लगेगी। यहाँ पे वर्टिकल पे एम्फेसिस है। असल में इनको इसको बोल्ड कर देना चाहिए कि वो पूछ क्या रहे हैं। वो ये नहीं पूछ रहे कि फोर्स क्यों लग रही है, वो ये पूछ रहे हैं कि वर्टिकल फोर्स क्यों लग रही है। ठीक है, एनीवेज तो हम बताएंगे भाई करंट इन द बॉटम पार्ट ऑफ कॉइल is horizontal, magnetic field is also horizontal। लेफ्ट हैंड रूल में आपका मैग्नेटिक फील्ड जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो भी हॉरिजॉन्टल है, आपकी जो मिडिल फिंगर है आपका करंट है वो भी हॉरिजॉन्टल है, तो आपका थंब वर्टिकल ही रहता है, राइट? तो थंब आपका वर्टिकल आ रहा है, इसका मतलब कि फोर्स वर्टिकल लगी। मैग्नेटिक फील्ड आल्सो हॉरिजॉन्टल, सो फोर्स will be perpendicular, force will be vertical as it is always परपेंडिकुलर। ये जो साइन होता है ना उल्टा टी, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप ऑब्वियसली पूरी बात लिखोगे। टू बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना बेटा, आपने अपने पेपर में पूरे अल्फाज लिखने हैं। डिटरमिन टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द मैग्नेट। आपको पता है कि F इज इक्वल्स टू BIL वाला फॉर्मूला ही अप्लाई होता है आपके करंट बैलेंस वाले प्रॉब्लम में। सिर्फ एक चीज का यहाँ पे ख्याल रखना है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वायर जो है वो n है, उनको भी इंक्लूड करना है आपने यहाँ पे, क्योंकि 40 टर्न्स थे वायर के। अगर सिंगल वायर होता, सिंगल कॉइल होता है एक रेक्टेंगुलर, तो BIL से चल जाता है। एक वायर नहीं है, वो 40 दफा जो है वो कॉइल घुमा के लेके जा रहे हैं। अब आपको निकालना क्या है, B निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको N, I, L और F सब पता होना चाहिए। अब F का आपको कैसे पता लगेगा? देखो पेन की रीडिंग 0 से 2.16 ग्राम्स आई थी, मतलब पेन का जो मैग्नेट का वेट है जो वो मेजर कर रहा है वो इंक्रीज हो गया बाय मास जो है बाय 2.16 ग्राम्स इंक्रीज हो गया। इसको अगर केजी में कन्वर्ट करके फिर mg में डालो तो आपको पता लग जाएगा कि फोर्स कितनी लगी है एक्चुअली मेरे मैग्नेट के ऊपर। तो यहाँ पे आ जाएगा mg, यहाँ पे वही आपका n आ जाएगा, यहाँ पे B आ जाएगा। करंट आपको दिया हुआ है, लेंथ आपकी कौन सी वाली यूज होगी? हॉरिजॉन्टल वाली। बॉटम पार्ट ऑफ द वायर के लिए हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2.16 जो है उसको पहले बात तो ये कि आप उसमें कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर से ग्राम से केजी में कन्वर्ट कर लो।
तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.0216। जी होता है 9.81, एन आएगा 40, बी आपको पता नहीं है, वो आपने निकालना है, आई है 3.94 और एल जो है वो ये वाला आपने लेना है विच इज 0. क्या 3/100 क्या होता है, 0.03। बी निकाल लो, बी निकाला क्या आएगा 4.48। 3 सिग्निफिकेंट फिगर में देना है, उन्होंने बोला हुआ है क्वेश्चन में, टाइम्स 10⁻³ टेस्ला। कह रहे हैं कि अब न्यूटन मीटर में क्या रीडिंग होगी। अब न्यूटन मीटर भी, ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ न्यूटन मीटर से भी परफॉर्म किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऊपर से भी एक रीडिंग ली और नीचे से भी एक रीडिंग ली है, दोनों पे सेम इफेक्ट ही आना चाहिए। बस फर्क सिर्फ ये है कि न्यूटन मीटर जो है वो न्यूटन में रीडिंग दे रहा है और वो जो आपका मास बैलेंस था वो ग्राम्स में रीडिंग दे रहा था। अब न्यूटन मीटर की इनिशियल रीडिंग ये थी, तो उसमें भी फोर्स का उतना ही फर्क आना चाहिए जितना यहाँ पे फोर्स लग रही थी। यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही थी, हमें ग्राम्स में दिया हुआ था, हमने उसे केजी में कन्वर्ट करके उसको न्यूटन में फिगर आउट कर लिया था कि कितनी फोर्स लग रही थी। तो वो फोर्स कितनी लग रही थी, फोर्स जो है वो mg से हमने निकाल ली थी। वैसे तो आप BIL से भी निकाल सकते हो अब, क्योंकि आपको b पता है तो NBIL को भी, राइट साइड को भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट हम लेफ्ट साइड को कर लेते हैं, वो ज्यादा सिंपलर है। सो 0.0216 इंटू 9.81, ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यआ रही है 0.212 न्यूटन। ठीक है, अब ये फोर्स हमने नीचे कैलकुलेट की थी कि ये वो फोर्स है, ये वाली जो वो फोर्स है जो मैग्नेट पे लग रही है, बट हमें एक्सप्लेन भी करना है ना इस बात को। तो हमें ये बताना है कि भाई यहाँ पे इस बात को ये बताओ कि थर्ड लॉ ये कहता है, पूरी बात लिखना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स विल बी एक्सर्टेड ऑन द कॉइल। जो बैलेंस है वो मैग्नेट के ऊपर फोर्स बता रहा है जो कि डाउनवर्ड्स थी, तो कॉइल पे अपवर्ड फोर्स लगेगी। ठीक है, अब कॉइल पे लग रही है अपवर्ड फोर्स, थिंक अबाउट दिस। तो न्यूटन मीटर की रीडिंग इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज, कॉइल को नीचे से पुश मिल रहा है ऐसे करके, तो अब न्यूटन मीटर को कम वजन उठाना पड़ेगा या ज्यादा वजन उठाना पड़ेगा। मुझे ये तो पता है कि रीडिंग में डिफरेंस कितना आएगा, बट इसको मैं बढ़ाऊं या कम करूं रीडिंग को, इनिशियल रीडिंग कम होगी। कम करूंगा। यस, सो 563 में 212 माइनस कर दो, गुड। तो आपका पूरा दिमाग चल रहा होना चाहिए एग्जाम के अंदर भाई, क्योंकि एक एक स्टेप पे आके गलती हो सकती है। सो एक मिनट चेक कर लूं मैंने कोई गलती तो नहीं की। ये वाली वैल्यू सही आई है या नहीं, इसको डबल चेक कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक जीरो और आना चाहिए था, मेरी 0.211 आई है। यहाँ पे एक जीरो और आना चाहिए था, सही कह रहा हूँ, यहाँ पे एक जीरो और आएगा और इसलिए ये वाली वैल्यू डिफरेंट होगी, क्योंकि केजी से मैंने देखो ना, एक मिनट को, 1 2 3, हाँ ये 0.00216 होना चाहिए था ना, वही मैं कहूँ कि ज्यादा छोटी आ रही है वैल्यू। सही, ये आ गई 0.0212, यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है, 0.563 माइनस 0.0212, तो मेरे पास आंसर आ गया 0.5442। ठीक है भाई, ये आंसर आ गया मेरे पास। चले जी, कितने क्वेश्चन रह गए, 3 क्वेश्चन रहते हैं अभी भी, कोई बात नहीं, हो जाएंगे। लेंस लॉ स्टेट करते हैं। सो व्हाट इज लेंस लॉ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में होता है लेंस लॉ। सो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है और ईएमएफ इंड्यूस होता है, is such that it opposes the action or the motion that produces it.
ठीक है, अपोज द चेंज कह लो, अपोज द मोशन भी कह सकते हो, अपोज द एक्शन भी कह सकते हो। तो जिस चीज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसी चीज को अपोज करता है ईएमएफ, उस मोशन को या उस चेंज को। तो 2 कॉइल्स इंसुलेटेड इन अ वायर। अब यहाँ पे इस कॉइल के अंदर वेरिंग करंट भेजा जा रहा है, आपको नजर ही आ रहा है सिचुएशन। इस कॉइल के अंदर करंट पास किया जाएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट, और आयरन बार के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसफर हो सकती है दोनों के बीच में। तो इसकी जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके अंदर कट करेगी, या ये कह लो कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा इस कॉइल के अंदर। क्योंकि इसके अंदर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जो कि वोल्ट मीटर पे आएगा, और वोल्ट मीटर पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब फिलहाल उन्होंने I1 जो इसके अंदर से करंट पास कर रहा है उसका ग्राफ आपको दे दिया है, साइनोसॉइडल ग्राफ है ऑल्टरनेटिंग करंट का, वो आपको यहाँ पे दे दिया। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ना कि इंडक्शन कैसे हो रही है। ये बात हमेशा पता होनी चाहिए कि इंडक्शन का कोई भी क्वेश्चन है तो सबसे पहले यू शुड रिकॉग्नाइज कि इंडक्शन हो कैसे रही है, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द इंडक्शन। ऑल्दो इस क्वेश्चन में इंडक्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी हुई, वो समझ रहे हैं कि आपको पहले से पता है इंडक्शन कैसे हो रही है। सो इट इज अंडरस्टूड कि यहाँ पे इंडक्शन होगी, इसकी वजह से यहाँ ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब ये जो करंट है I1, इसका ग्राफ आपके पास है, और वो कह रहे हैं कि यहाँ से उस करंट की आपको जनरल इक्वेशन दे दी है, यू शुड नो दिस जनरल इक्वेशन, ये आपने पढ़ी हुई है। ये क्या होता है, उसका एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू होती है, और ये क्या होता है y, यहाँ पे ओमेगा होता है बेटा, राइट, टी के साथ ओमेगा मल्टीप्लाई हो रहा होता है साइन के अंदर ब्रैकेट में। तो आपको कह रहे हैं कि x और y की वैल्यू फिगर आउट कर दें। पीक जो है वो तो आप ग्राफ से डायरेक्टली देख लोगे कितनी आ रही है, 0.5 के बाद 6 7 8 8.5 आ रही है, कितनी आ रही है, 0.85 होगा। तो 0.85 और उसका यूनिट आपसे मांग रहे हैं वो y एक्सिस से देख लो, ऑब्वियसली एम्पेयर्स, और ओमेगा की जो वैल्यू है वो होती है 2 पाई अपॉन टी। तो टी आपको ग्राफ से देखना है विच इज 0.04, जल्दी जल्दी चल रहा हूं मैं, 0.04, सो 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.04 कितना हो गया, 157.1। सो इसको हम 160 लिख देते हैं टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में। और इसका यूनिट क्या होता है ओमेगा का, रेडियन पर सेकेंड, यू शुड नो दैट। ओके, चलो अब आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि ये सारी बात उन्होंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि कैसे इंडक्शन हो रही है। देखो, current in coil 1 gives rise to a magnetic field in the bar. This is obviously a changing magnetic field. Assume that the flux density of this magnetic field is proportional to I1. ठीक है, तो जिस हिसाब से मेरा करंट यहाँ पे चेंज हो रहा है बिल्कुल उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड भी आयरन बार में चेंज होगी जो कॉइल 1 की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। उसके बाद कह रहे हैं कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है कॉइल 2 में, ऑब्वियसली होगा। कह रहे हैं कि ये जो कॉइल 2 का ईएमएफ है उसकी आरएमएस वैल्यू 4.6 है। अब आपको स्केच करना है ग्राफ, सो यू ऑब्वियसली हैव टू नो द पीक वैल्यू ऑफ दैट वोल्टेज। और फिर आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए यहाँ पे। 3 मार्क्स किस बात के हैं, पीक वैल्यू सही पता होने के, जो कि आप आरएमएस से निकालोगे। कैसे आती है पीक वैल्यू, √2 मल्टीप्लाई बाय आरएमएस होता है ना, बिकॉज आरएमएस इज पीक अपॉन √2। एम आई करेक्ट? एक दफा जल्दी से चेक कर लेते हैं, 4.6 मल्टीप्लाइड बाय √2 क्या आता है, 6.5। तो 6.5 निकालना है आपने। पीक का एक मार्क है, दूसरा मार्क है सही फ्रीक्वेंसी का या सही पीरियड का। सही पीरियड होना चाहिए, और वो पीरियड एग्जैक्टली वही होगा जो मेरे ऊपर वाले ग्राफ का पीरियड है, उसी फ्रीक्वेंसी का ही ईएमएफ इंड्यूस भी होता है। तीसरा मार्क होता है फेज का, कि आपका ग्राफ की जहां पीक बननी चाहिए वहां पीक आए, जहां जीरो से पास करे वहां जीरो आए, जहां पे दोबारा नेगेटिव पीक आनी चाहिए वहां पे पीक आए। ऐसा ना हो कि भाई जहां पे जीरो आना चाहिए वहां पीक बना रहे हो। अब ये बात आपको पता है कि एग्जैक्ट यही ग्राफ आप रिपीट नहीं होने वाला आपका। जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका फेज डिफरेंस होता है इसके साथ। क्यों फेज डिफरेंस होता है, क्योंकि आप इस ग्राफ का क्या देख के नीचे वाला ग्राफ प्लॉट करते हो, इस ग्राफ का कौन सा फीचर देखते हो, इस ग्राफ की क्या प्रॉपर्टी आप देखते हो नीचे वाले ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, बताओ। बहुत क्वेश्चन करवाए थे मैंने इसके, Gradients. ग्रेडियंट, बिकॉज व्हाट, और इसी बात को आपने नीचे एक्सप्लेन भी करना है, अभी नीचे वाले पार्ट में आपने एक्सप्लेन करना है इस बात को, तो हम लिख लेंगे एक्सप्लेनेशन। अभी मैं ग्रेडियंट क्यों देख रहे हैं, फैराडेज लॉ आपने पढ़ा हुआ है। फैराडेज लॉ क्या है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो रेट ऑफ
चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करता है। और रेट ऑफ चेंज कैसे आता है? रेट ऑफ चेंज कैसे आता है? किसी भी चीज का रेट ऑफ चेंज उसके ग्राफ के ग्रेडियंट से आता है। तो करंट का अगर मुझे रेट ऑफ चेंज पता लग जाएगा तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आयरन बार में उसका भी रेट ऑफ चेंज पता लग जाएगा, और उस रेट ऑफ चेंज के हिसाब से यहाँ वोल्टेज इंड्यूस होगा। एनीवेज, नाउ पीक 6.5 पे होगी, लेकिन अब ग्रेडियंट में देख रहा हूँ तो इसका ग्रेडियंट यहाँ पे स्टीप है, इज अ स्टीप ग्रेडियंट ओवर हियर, तो 0 पे उसकी पीक बननी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी पीक बना लेता हूँ, पॉजिटिव पीक बनाओ या नेगेटिव उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी पीक वैल्यू 6.5 पे कहाँ आएगी? 6.5 पहला पॉइंट यहाँ आएगा। उसके बाद यहाँ पे ये फ्लैट है लाइन, मतलब ग्रेडियंट यहाँ पे 0 है तो वहां पे ईएमएफ की वैल्यू 0 होगी। दूसरा पॉइंट यहाँ होगा। उसके बाद यहाँ पे लाइन स्टीप है बट दिस टाइम विद अ नेगेटिव ग्रेडियंट, सो नेगेटिव पीक ईएमएफ होगा, तो -6.5 पे बन जाएगा। उसके बाद बस यही चीज कंटिन्यू होती रहेगी। ये आपके सारे पॉइंट्स बन गए। अब बस आप जल्दी जल्दी कवर करो इसको। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा। तो ये आपका साइनोसॉइडल ग्राफ बन जाएगा। अभी मैं बहुत नीट बना लेते थोड़ा सा, चलो तो सर जितना नीट बन सकता है। आप लोग पेंसिल से तमीज से बना के आना, मेरी तरह मत बनाना, इससे बहुत बेहतर बन सकता है। बट दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू चेक, 3 थिंग्स, 3 मार्क्स, 3 चीजें चेक करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कौन सा लॉ? फैराडे लॉ को आप यूज करके एक्सप्लेन करोगे टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ योर ग्राफ। सो भाई आपने बताना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये फैराडेज लॉ की ही मैं एग्जैक्ट स्टेटमेंट यहाँ लिख देता हूँ। इंड्यूस्ड ईएमएफ is proportional to the rate of change of magnetic flux linking with coil 2। ठीक है, फैराडेज लॉ की स्टेटमेंट है। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ VT ग्राफ, ये V2 लिखा है यहाँ पे, V2T ग्राफ is proportional to gradient of I1T ग्राफ। ठीक है भाई, हो गई बात हमारी एक्सप्लेन। तो ये चीज जो है वो हमने यहाँ पे बताना था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है और हमने ग्रेडियंट देखा है। उसके बाद हम एक पॉइंट, क्योंकि 3 मार्क के और हमने 2 बातें लिखी हैं, एक ये बात लिखी है और ये वाली बात लिखी है, एक पॉइंट और लिख देते हैं और हम कह देते हैं कि यार फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 0 बनाया, तो क्यों 0 बनाया? यहाँ पे इसलिए 0 बनाया क्योंकि वहां ऊपर जो ग्रेडियंट था वो 0 था, या यहाँ पे ग्रेडियंट 0 था और यहाँ पे ग्रेडियंट 0। तो बता दो कि इस टाइम पे ग्रेडियंट 0 था, इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी लाइन को स्टीपेस्ट यहाँ पे अपनी लाइन को 0 पे रखा है। और लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरी यहाँ पे ऊपर वाली लाइन जो स्टीप थी, तो इसलिए मेरी यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम आ रही। इस तरह की आपको बात यहाँ पे नीचे लिख दो। सो लेट सपोज वो कह दो कि वेयर I1T ग्राफ स्टीपेस्ट, V2T graph will have peaks। जहाँ पे वो स्टीपेस्ट है यहाँ पे आपकी पीक आएंगे, और जहाँ पे वो फ्लैट है वहां पे आपकी 0 वैल्यू आएंगी। ये वाला क्वेश्चन अहमद ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, आपका सवाल जो है वहाँ ठीक है, वो उस पर फर्दर लेंस लॉ की भी आप एप्लीकेशन लगा सकते हो, बट उस पर कभी भी मार्क्स नहीं कटते, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ठीक है, नेगेटिव ग्रेडियंट पे पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव ग्रेडियंट पे नेगेटिव वैल्यू, वो भी आप यू कैन गो वन स्टेप फर्दर एंड डू दैट। नाउ दिस द फर्दर 2 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द चैप्टर्स व्हिच वी हैव नॉट डन येट, बट इसका जो पहला पार्ट है वो क्वांटम से है। क्वांटम हम पढ़ चुके हैं, मैं खैर पूरा पेपर ही करवाऊंगा क्योंकि कुछ लोग हैं जो पूरा सिलेबस खुद से पढ़ भी चुके होंगे। सो आई विल डू द कंप्लीट 2 क्वेश्चंस और फिर उसके बाद हम अल्लाह हाफिज कर लेंगे।
तो प्रॉब्ली 10 से 15 मिनट और लगने चाहिए अगर हम सही स्पीड पे चले। सो व्हाट यू आर गिवन ओवर हियर इज एन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एंड यू शुड रिकॉग्नाइज इट। ये नीचे वैल्यूज किस चीज की है, वेवलेंथ की है और नैनोमीटर में। ठीक है, एक मिनट रुको, ये सब मिटा दूं भाई, पहले से वर्किंग हुई हुई है, इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, ये सारी वर्किंग पहले मिटा लेते हैं। ऑलराइट, सो ये वेवलेंथ की वैल्यूज है नैनोमीटर में और ये हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, लेबोरेटरी ऑन अर्थ। सो ये एक स्टेशनरी सोर्स के थ्रू परफॉर्म हुआ है। ये मैं बात स्टेशनरी सोर्स क्यों है, ये अभी जब हम स्पेस फिजिक्स वाला पार्ट करेंगे तो वहां से ये बात रेलेवेंट होगी। एनीवेज, एक्सप्लेन हाउ द एमिशन स्पेक्ट्रम प्रोवाइड्स, ये एक रेपिटेटिव क्वेश्चन है क्वांटम फिजिक्स का, आपको पता है, प्रोवाइड्स एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम। तो आप बताओ कि भाई एनर्जी ऑफ अ फोटोन जो कि एमिट होता है, राइट, एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स इन एटम, हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जब एक ऊपर वाले एनर्जी लेवल से नीचे वाले एनर्जी लेवल पे डिमोट होते हैं, जैसे इस तरह ट्रांजिशन करते हैं, तो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के बीच में जो डिफरेंस है, राइट, उतनी एनर्जी का आपका फोटोन जो है वो एमिट होता है। ठीक है, उसके बाद हम ये कहेंगे कि द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑब्वियसली corresponds to a certain frequency or a wavelength। तो हम वेवलेंथ पे बात हो रही तो हम वेवलेंथ लिख देते हैं। एनर्जी ऑफ अ फोटोन corresponds to a certain wavelength। तो हमने अभी तक दो बातें कर ली कि फोटोन की एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करती है और फोटोन की एनर्जी का वेवलेंथ से रिलेशनशिप है। अब हम ये देख रहे हैं कि हमें वेवलेंथ ऊपर डिस्क्रीट वेवलेंथ नजर आ रही है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं द स्पेक्ट्रम shows certain wavelengths only, or you can say discrete wavelengths only। इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन, जिस एटम से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए हैं उसके एनर्जी लेवल्स भी डिस्क्रीट ही होंगे। तो ये लॉजिक जो है वो बनती है पूरी कि भाई ये अगर यहाँ पे आपको एक फजी लाइंस नजर नहीं आ रही, यू कांट सी फजी लाइंस, यू सी अ क्लियर शार्प बेसिकली लाइन, विच बेसिकली मींस कि एक सिंगल वेवलेंथ का फोटोन आके हिट किए और वो बिल्कुल स्पेसिफिक वैल्यूज पे आके हिट कर रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ कि एटम से जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं वो स्पेसिफिक वैल्यूज के एमिट हो रहे हैं और वो स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स उसमें आप होते हैं, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। द स्पेक्ट्रम शोज डिस्क्रीट वेवलेंथ्स, सो एनर्जी लेवल्स of electrons must also be discrete। one of those questions जिसका आंसर आपको एक तरह से मैं ऑनेस्टली बताऊं, अब इस टाइम पे आके आपको याद कर लेना चाहिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं और इसका जो ये वाला क्वेश्चन आता है, या फिर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो प्रोड्यूस हो रहा है उसमें डार्क लाइंस क्यों आ रही हैं, ये बिल्कुल आपको याद हो जाना चाहिए आंसर। और हर चैप्टर में कुछ ना कुछ जैसे रेपिटेटिव थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं जो कि ऑलमोस्ट आपको याद हो जाने चाहिए, ठीक है, उनके आंसर्स, क्योंकि वो रिपीट हो रहे होते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। अभी आपको एनर्जी लेवल्स दिखाया हुआ है हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल्स दिखाए हुए, और ये जो ट्रांजिशंस दिखाई हुई है वो कह रहे हैं कि यहाँ से जो ऊपर जो आपको फिगर 9.1 में जो वेवलेंस दिखाई हुई है ना, ये वाली, ये सारी वो वेवलेंस है जो कि इसकी ट्रांजिशन से रिलेट करती है। सो आपको ऊपर कितनी लाइनें नजर आ रही हैं, 1 2 3 4। तो जो चार ट्रांजिशंस यहाँ पे हुई होंगी वो कौन कौन सी हुई होंगी, ऊपर से नीचे सबसे ज्यादा ये वाली, सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन ये हुई होगी, उसके बाद ये वाली हुई होगी, उसके बाद ये हुई होगी, और उसके बाद ये हुई होगी। ठीक है, अब आपको पता है जितनी ज्यादा एनर्जी का डिफरेंस होता है ये hc/लैम्डा होता है। तो एनर्जी जितनी ज्यादा होती है वेवलेंथ उतनी छोटी होती है, और एनर्जी जितनी कम होती है वेवलेंथ उतनी ज्यादा होती है, राइट। वो कह रहे हैं शो दैट एनर्जी लेवल x इज -1.51। ये जो है इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। इसका मतलब है कि हम कौन सी ट्रांजिशन देख रहे हैं, ये वाली ट्रांजिशन देख रहे हैं। इस ट्रांजिशन के अंदर
इससे जो फोटोन एमिट हुआ है वो कौन सी, इसमें से कौन सी वेवलेंथ का होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का? जल्दी से बता दो ताकि आगे चल सके पर। सबसे Shortest? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाला? Longest wavelength, sir. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बिकॉज इट्स द स्मॉलेस्ट एनर्जी, तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे। और हमें पता है फॉर्मूला क्या है, E2 minus E1 is equals to hc upon lambda। लैम्डा मुझे पता है, h मुझे पता है, c पता है, E1 पता है, E2 निकालना है। मुश्किल पेपर है मेरे ख्याल से, मतलब थोड़ा सा मुश्किल साइड पे इसे मैं रेट करूंगा। खैर 3 पॉइंट, अच्छा एक और भी बात है इस इक्वेशन की, इस इक्वेशन का एक और प्रॉब्लम है, सारी वैल्यूज कौन सी यूनिट में होनी चाहिए, जूल्स में। तो एनर्जी की वैल्यू जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ E2 माइनस E1 वाली वैल्यू, इसको मुझे 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है वैल्यूज। डू यू अंडरस्टैंड? प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.63 टाइम्स 10 टू द पावर -34। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, डेटा में लिखा होता है। सी की वैल्यू ये होती है, ये तो आपको याद हो चुकी होगी। और लैम्डा आपने निकालना है, तो जल्दी से इसको रीअरेंज करके पूरा आप सॉल्व करेंगे, कर करा के आपका आंसर 1 पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इजीली फॉरगेटेबल पॉइंट है, बच्चे यहाँ पे मार्क्स जो है ना लूज करते हैं। बट ये ऐसा क्वेश्चन है, शो करने वाला क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको पता चल जाता है कि आपका गलत आंसर आ रहा है। क्योंकि अगर आपकी वेवलेंथ, सॉरी वेवलेंथ नहीं आपने फाइंड आउट करनी थी, क्या कर रहा हूँ मैं, वेवलेंथ तो आपको दी हुई थी बेटा, वो 658 नैनोमीटर्स थी, तो 10 टू द पावर -9। तो ये वैल्यू अगर आपकी ये वाली नहीं आएगी तो आपको पता लग जाएगा आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। तो ये आपकी वैल्यू आ जानी चाहिए E1 की, या जो x है बेसिकली आपकी वैल्यू, ये आपका x है और इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1.51 ही आनी चाहिए, -1.51 आनी चाहिए। बट वो आ जाएगी खुद ब खुद, ऑटोमेटिकली सही आ जाएगी, आप बस मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ, ठीक है। चलो, तो ये हमारा एमिशन स्पेक्ट्रम वाला क्वेश्चन, और वो जो स्पेक्ट्रम वाला क्वेश्चन है वो हो गया। अब ये स्पेस फिजिक्स का हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ से आगे। सेम पार्ट ऑफ द एमिशन स्पेक्ट्रम फ्रॉम हाइड्रोजन इज ऑब्जर्व्ड from a star in a distant galaxy. Now this is considered as a moving source. Star in a distant galaxy is obviously a moving source. Star या तो हमसे करीब आ रहा है या हमसे दूर जा रहा है, ठीक है। अब AS में अगर आपने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा हुआ है तो आपको थोड़ी थोड़ी बात यहाँ समझ में आ जाएगी। तो वो ये जो लाइट आ रही थी ये स्टेशनरी सोर्स से आ रही थी, और ये जो लाइट आ रही है ये मूविंग सोर्स से आ रही है। मूविंग सोर्स और स्टेशनरी सोर्स से लाइट आने में फर्क क्या होता है कि आपको जो वेवलेंथ ऑब्जर्व करते हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अगर वेवलेंथ लंबी हो तो समझ लो कि सोर्स आपसे दूर जा रही है, और अगर वेवलेंथ शॉर्टर हो तो इसका मतलब सोर्स आपके करीब आ रही है। अब जिसने स्पेस फिजिक्स पढ़ा हुआ है उसे पता है कि भाई जितने भी स्टार से आप जब उसका स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करते हो तो आपके पास वेवलेंथ कभी भी छोटी नहीं आती बल्कि बड़ी ही आ रही होती है। सो क्या हो रहा होता है, ये वाली वेवलेंथ नोटिस करो, 411 की जगह यहाँ पे क्या मिल रहा है 429, यहाँ पे 435 की जगह क्या मिल रहा है 454। इसको देख लो 658 की जगह आपको क्या मिल रहा है, सेम पैटर्न बट लॉन्गर वेवलेंथ। सो दिस इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट, एंड स्पेसिफिकली इन दिस केस इस फिनोमेना का कह रहे हैं हम नाम बता दें, इसको कहते हैं जी डॉपलर रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट लिखना जरूरी है, डॉपलर जो है वो ऑप्शनल है। रेड शिफ्ट का मतलब क्या है, रेड का मतलब ये नहीं है कि लाइट रेड हो गई है। देखो जनरली ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें ये कह सकते हो ना कि वेवलेंथ इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। इस तरह अगर मैं इसको एक ग्राफ की तरह प्लॉट कर दूं तो मैं कह सकता हूँ कि लैम्डा इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। तो जिस तरफ लैम्डा बढ़ रहा होता है ना उसे हम कहते हैं रेड साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, और जिस तरफ लैम्डा डिक्रीज कर रहा होता है ना उसे कहते हैं ब्लू साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो अगर वेवलेंथ शॉर्टर आ रही होती ना तो हम कहते हैं कि ब्लू शिफ्टेड है, ठीक है। अब वो जरूरी नहीं है कि ये वेवलेंथ लाइट की ही हो, ये कोई और पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी हो सकता है, इंफ्रारेड भी हो सकता है, यूवी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पॉइंट इज कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि वेवलेंथ सारी लंबी हो गई है, वेवलेंथ लंबी हो गई तो इसे रेड शिफ्ट कहा जाता है। ओके, मूविंग ऑन। तो आपको ये नाम पता होना तो बहुत आसान है, चैप्टर पढ़ लोगे तो ये तो फ्री के मार्क्स हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि ये फिनोमेना गैलेक्सी के बारे में क्या शो कर रहा है। अभी मैंने बताया वेवलेंथ लॉन्गर है तो इसका मतलब द गैलेक्सी इज moving away from you, right, away from the earth, क्योंकि हम अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि यूज वन ऑफ द लाइंस,
and observe the corresponding line in figure 9.3. तो 9.1 से एक लाइन उठाएं और 9.3 से उसी की corresponding लाइन उठाएं और स्पीड ऑफ द गैलेक्सी जो है वो निकाल दें. अब डॉपलर रेडशिफ्ट की जो इक्वेशन है वो ये होती है, change in wavelength between the two corresponding lines upon the wavelength in the original stationary source, speed of the galaxy upon speed of light. तो बेसिकली ये वाला रेशियो इस रेशियो के बराबर होता है. अब देखो कोई सी भी लाइन अपनी मर्जी की आप उठा सकते हो. मैं फॉर एग्जांपल ये वाली लाइन उठा लूंगा, मैं अपनी मर्जी की ये वाली लाइन उठा लेता हूँ और यहाँ से भी उसी की करस्पॉन्डिंग लाइन उठा लेता हूँ. इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डेल्टा लैम्डा है. तो 686, इसको हम नैनोमीटर में ही रहने दो बिकॉज ऊपर और नीचे रेशियो है वेवलेंथ का, तो वो नैनो नैनो कैंसिल आउट हो जाएगा. 686 माइनस 658 यहाँ पे कर लेंगे हम, और नीचे 658 ओरिजिनल वाली आएगी. ठीक है. V is the speed of the galaxy जो आपने निकालना है. This is what you want to find out, and C as you always know is this. और यहाँ से आप V निकाल लोगे और V आपका आएगा 1.27 आएगा. मेरे पास 1.27 आ रहा था टाइम्स 10 to the power 7. इसको हम 1.3 टाइम्स 10 to the power 7 कर लेते हैं. ठीक है. उसके बाद कह रहे हैं कि गैलेक्सी हैज अ नोन डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम अर्थ. इस आंसर को यूज करके हबल कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेट कर दें. अब हबल कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको कभी कभार आई थिंक डेटा में गिवन होती है, नहीं चैप्टर में तो आपको बताई जाएगी. हबल कांस्टेंट की वैल्यू आपको एस्टिमेट करने को कह रहे हैं, यहाँ पे आपको नहीं बताई हुई होती. ठीक है. और कौन सा है, स्टेफान बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, वो भी आप स्पेस फिजिक्स में पढ़ोगे, वो आप जो है वो ऑब्वियसली आपको याद होनी चाहिए या आपको यूज करनी आनी चाहिए. फिलहाल हबल कांस्टेंट की वैल्यू जो है उसको फिगर आउट करने के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा फॉर्मूला है, हबल्स लॉ का फॉर्मूला. हबल्स लॉ को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हबल्स लॉ ये कहता है, देखो हबल ने किया ये था कि हबल टेलीस्कोप से बहुत सारी गैलेक्सी से जो लाइट आ रही थी उनको उसने ऑब्जर्व किया था और उसने उनको एक ग्राफ पे प्लॉट किया था. उसने ग्राफ प्लॉट किया था किस चीज का, स्पीड ऑफ द गैलेक्सी का वर्सेस डिस्टेंस ऑफ द गैलेक्सी का. और उसका डाटा जो है ना वो कुछ इस किस्म का आ रहा था. उस बंदे का डाटा कुछ ऐसा आ रहा था. एक मिनट थोड़ा सा सही करते हैं इस डाटा को. अब ये ऑब्वियसली बहुत स्कैटर्ड डाटा है, बट अगर मैं इसकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाऊं तो कुछ ऐसी बनती है. सो व्हाट ही डिड, थोड़ा सा इसको ऐसे भी एडजस्ट कर लेते हैं. उसका डाटा कुछ इस तरह का आ रहा था. सो व्हाट ही कंक्लूडेड वाज कि यार जो गैलेक्सी जितनी दूर है ना, जो गैलेक्सी जितनी दूर है वो उतनी ही ज्यादा स्पीड से आपसे और दूर जा रही है. So the speed of recession of a galaxy is proportional to its distance from us. So यहाँ पे आप देख रहे हो कि V और D proportional है and the constant is named after Hubble. That's why it's called the Hubble constant. तो briefly explain कर दिया, but obviously हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें. V अपॉन D करना है. V की वैल्यू क्या है वो आपने पिछले पार्ट में निकाली और D की वैल्यू उन्होंने आपको दे दी. इससे आप हबल कांस्टेंट फिगर आउट कर लो. आ रहा है रफली 2.3 टाइम्स 10 to the power -18 पर सेकेंड. पर सेकेंड उसका ऐसा यूनिट क्यों है वो आप उस फॉर्मूला से इजीली h0 को सब्जेक्ट बना के देख सकते हो. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम, पेट स्कैनिंग. ये छोटा क्वेश्चन है, इसके अंदर भी ये लास्ट वाला पार्ट जो है इसको 2 मिनट के लिए कट कर लेते हैं. ठीक है. ओके. पेट स्कैनिंग अगेन, अब ये न्यूली एडेड है सिलेबस में, तो टेक्स्ट बुक में है, इसका न्यू टेक्स्ट बुक के अंदर इसका सारा लिखा हुआ है. अगर जिसने कर लिया स्कूल वगैरह में तो उसे पता होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है. बट कुछ एएस के कॉन्सेप्ट्स यहाँ कैरी फॉरवर्ड होंगे. सो इफ यू रिमेंबर स्टफ फ्रॉम एएस यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे क्या हो रहा है. इवन दो अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ टॉपिक, थोड़ी थोड़ी बातें इजीली समझ में आ जाएंगी. तो पेट स्कैनिंग में डिटेक्शन ऑफ गैमा रेडिएशन होती है in order to identify the positions of the origin of positrons in the body. So आपकी बॉडी के अंदर पॉजिट्रॉन तो होते नहीं है, कहने भाई पॉजिट्रॉन्स आर नॉट नेचुरली प्रेजेंट इन द बॉडी. सो हाउ पॉजिट्रॉन्स कम टू बी प्रेजेंट इन द बॉडी ड्यूरिंग पेट स्कैनिंग. आपकी बॉडी में जब है ही नहीं पॉजिट्रॉन तो कहाँ से आए. आपकी बॉडी के अंदर ट्रेसर डाला जाता है, एक ऐसा लिक्विड आपको पिलाया जाता है या इंजेक्ट किया जाता है जिसके अंदर पॉजिट्रॉन्स होते हैं. ठीक है. So
अ ट्रेसर इज लाइक अ टेम्पररी मेडिसिन टाइप चीज आपको दी जाती है, मेडिसिन तो नहीं है, कुछ ट्रीट नहीं कर रही, वो लिक्विड गैमा एमिटर है बेसिकली, उससे गैमा एमिशंस होती हैं, कैसे होती हैं उसकी भी डिटेल अगले पार्ट में। सो अ ट्रेसर इज एमिटेड इनटू द बॉडी, ठीक है। और वो ट्रेसर के अंदर पॉजिट्रॉन नहीं होते, वो ट्रेसर जो है वो एक रेडियो एक्टिव मटीरियल होता है, ठीक है, इनटू द बॉडी, इट इज रेडियो एक्टिव। और पॉजिट्रॉन्स जो है, अगर आपको याद हो कि ये जो पॉजिट्रॉन्स हैं ये कौन सा वाला रेडियो एक्टिव एमिशन होती थी, तीन तरह की, चार तरह की आपने रेडिएशन पढ़ी हुई है ना, अल्फा, बीटा माइनस, बीटा प्लस और गैमा। ये पॉजिट्रॉन्स कौन से वाली होती थी? Sir, beta positive. एग्जैक्टली, सो इट इज रेडियो एक्टिव एंड पॉजिट्रॉन एमिटर लिख दो या फिर लिख दो बीटा प्लस एमिटर। बीटा प्लस एमिटर होता है ये ट्रेसर। तो आपकी बॉडी में एक लिक्विड डाला जा रहा है और उस लिक्विड में से बीटा प्लस पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं जो कि पॉजिट्रॉन्स है, ठीक है। अब वो पॉजिट्रॉन्स क्या करते हैं कि आपकी बॉडी में से गैमा रेडिएशंस निकलवाते हैं। अब गैमा रेडिएशंस कहाँ से आ रही हैं? गैमा फोटॉन्स किसी रेडियो एक्टिव प्रोसेस की वजह से नहीं आ रहे, बल्कि आपने एएस में पार्टिकल फिजिक्स में यह पढ़ा था कि पॉजिट्रॉन इज एन एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब एक पार्टिकल और उसी का एंटी पार्टिकल आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो क्या होता है? डू यू रिमेंबर? तो आपकी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स आर एवरीवेयर। सो अगर पॉजिट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स से इंटरैक्ट करेंगे तो क्या होगा? Annihilation. एनाइलेशन। अब इसका मतलब कि दे सीज टू एग्जिस्ट, द पॉजिट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन डिसअपीयर। तो उनका मास कहाँ गया सारा? बताओ। Converted into gamma. एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ गैमा फोटॉन्स। ओके, सो पॉजिट्रॉन इंटरैक्ट्स विद इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने चलो बातों बातों में पेट स्कैनिंग ऑलमोस्ट पढ़ी ली, इतना ही है पेट स्कैनिंग में, और ज्यादा कुछ है नहीं, खैर हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे। पॉजिट्रॉन इंटरैक्ट्स विद इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉडी एंड दे annihilate, their mass is converted to energy which is released as gamma ray photons, ठीक है। अब बात यह है, कह रहे हैं कि शो दैट द वेवलेंथ ऑफ द गैमा रेडिएशन, तो आपकी बॉडी से जो गैमा रेडिएशन निकलेगी उसकी इतनी वेवलेंथ होगी, और अपनी रीजनिंग भी बताएं। भाई होता यह है, सुनो, ये आपका आ रहा है, सपोज कर लो पॉजिट्रॉन, ये आपका आ रहा है इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं एंड दे एनाइलेट, एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि गैमा रे फोटोन भी दो एमिट होते हैं और बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में एमिट होते हैं। वजह इसकी इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों एमिट होंगे? इससे कुछ मिलती जुलती बात मैंने आपको क्वांटम फिजिक्स में बताई थी वैसे, बट ये वजह क्या है इसकी? इसकी वजह है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब ये कुछ साइड की बातें मैं वैसे ही कर रहा हूँ, बट ये जब ये इंटरेक्ट करते हैं और एनालाइट करते हैं तो दो गैमा रे फोटॉन्स एमिट होते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट मोमेंटम के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में। बिकॉज इनिशियल मोमेंटम अगर जीरो है तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई दे शुड कैंसिल ईच अदर्स मोमेंटम आउट। तो बेसिकली गैमा रे फोटॉन्स आर बेसिकली कमिंग फ्रॉम नथिंग, सो इसलिए ऑपोजिट डायरेक्शन में उनका मोमेंटम होना चाहिए और वो कैंसिल आउट करना चाहिए। खैर, अब बात सारी ये है कि आपको ये पता है कि जो फोटॉन्स एमिट होते हैं, गैमा रे फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है वो होती है एच सी अपॉन लैम्डा। एच एफ भी लिख सकते हो, बट उसमें फिर एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, एच सी अपॉन लैम्डा, ये फोटॉन्स की एनर्जी है। और आपको पता है कि मास से जो एनर्जी कन्वर्ट होती है वो E इक्वल्स एम सी स्क्वायर से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब कहानी ये है कि दो है आपके पास, अगर मैं देखा जाए तो यहाँ पे दो चीजों का मास है, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, राइट। दोनों का इक्वली मास होता है, इलेक्ट्रॉन वाला मास जो आपको ऊपर डेटा से मिल जाएगा, और यहाँ पे भी दो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं तो इधर भी 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो टेक्निकली 2 आना चाहिए, लेकिन जब मैं इन दोनों इक्वेशंस की राइट साइड को इक्वेट करूंगा
क्योंकि जितनी एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है वही एनर्जी गैमा रे फोटॉन्स की एनर्जी में तब्दील होगी ना, तो आई कैन इक्वेट देम, बट इवेंचुअली वो जो 2 और 2 है वो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, राइट। निकालना क्या है, वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये बन जाएगा hc/mc²। ठीक है भाई, अब आपके पास से वैल्यूज हैं जो आपने सब्स्टिट्यूट करनी है। 6.63 प्लैंक कांस्टेंट है, c भी एक कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट। वैसे तो ये c और c² को भी आप कैंसिल करके ये स्क्वायर करके इसको कैंसिल कर सकते थे, बट खैर चलो करते हैं बस वर्किंग। m जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि 9.11 टाइम्स 10⁻³ होता है, डेटा से मिल जाएगा, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे c का स्क्वायर आएगा, बट अगेन वो कैंसिल हो जाता, और आप यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लें जल्दी से। सो 6.6 जल्दी करते हैं। सो आंसर आ रहा है 2.43 टाइम्स 10⁻। एक मिनट, कोई गलती की है मैंने, कोई मिस्टेक की है। ओ, प्लैंक कांस्टेंट के अंदर मैंने -34 नहीं 34 लगा दिया, तो यहाँ -12 आएगा। अब -12 का मतलब ही ये होता है पीको, तो आप इसको क्या लिख लेंगे, 2.43 पिकोमीटर्स। यही शो करना था क्वेश्चन के शुरू में, हमें यही शो करना था कि अप्रोक्सीमेट वेवलेंथ 2.4 पिकोमीटर्स होगी मेरे गैमा रे फोटॉन्स की। तो हो गया पूरा पेपर। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट सेशन हमारा, आपको आई थिंक डेज वगैरह याद है, मुझे ज़बानी तो नहीं याद, मेरे पास लिखे हुए हैं। और हमारी कल P5 की क्लास है A2 की, तो उसमें मिलते हैं इंशाल्लाह फिर, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज़।